So hello everyone, welcome to the history optional classes for UPSC Civil Service Examination. वर्ल्ड हिस्ट्री में हम आज एज ऑफ एनलाइटनमेंट में पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एनलाइटनमेंट के दो स्कॉलर्स जे रसो एंड इमैनुअल कांत. लेकिन आज के सेशन में हम पहले पढ़ेंगे रसो के बारे में एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी इमैनुअल कांत. ये दोनों सेशंस को आपको कंबाइन कर कर पढ़ना है. मैं एक एक करके आज के सेशन में सिर्फ मैं रसो की बात करूंगा and in the next session we'll discuss about Kant. So आप लोगों को प्रीवियस सेशन तो याद होगा ही, अभी तक जो हमने पढ़ा है अबाउट एज ऑफ एनलाइटनमेंट. आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा प्रीवियस सेशन को. अगर नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप प्रीवियस सभी सेशंस को जरूर पढ़ लें. प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया था कि क्या था एज ऑफ एनलाइटनमेंट. ये जो आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, ये एक जो मिडिल क्लास वर्ल्ड व्यू जो डेवलप हुआ, ये जो आइडियोलॉजी डेवलप हुई, ये मिडिल क्लास को किस तरह सपोर्ट कर रही है. मिडिल क्लास की डिमांड्स क्या थी, मिडिल क्लास की डिमांड्स का ओरिजिन कहां से हुआ. एंड आई होप जो उससे पहले का पूरा बैकग्राउंड है, फ्रॉम अग्रेरियन रेवोल्यूशन टू कमर्शियल रेवोल्यूशन टू मर्केंटाइल रेवोल्यूशन टू साइंटिफिक रेवोल्यूशन एंड नाउ टू एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ये पूरा बैकग्राउंड जो है वो आपको अच्छे से क्लियर होगा. सो आज का सेशन ध्यान से सुनिए एंड प्रीवियस जितनी भी हमने क्लासेस लगाई हैं उन सभी क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा है उसे भी अपने जहन में रखिए. और एक प्रैक्टिस जो मैं हमेशा हर क्लास में आपको बोलता हूं आपको फॉलो करनी है, दैट इज टू राइट कीवर्ड्स आफ्टर द क्लास. सो मेक श्योर कि इस क्लास के बाद भी जाकर आप जो है वो जो भी इस क्लास में हमने पढ़ा है उसे एक बार सब कॉपी किताब बंद करके जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रेजेस जिनको मैं हाईलाइट करूंगा या जिन पर मैं थोड़ा सा जोर डालूंगा, आपको सब कॉपी किताबें बंद करके उन्हें लिखना जरूर है. यह मैं हर क्लास से पहले आपको बोल रहा हूं. क्यों? क्योंकि वही कीवर्ड्स हैं, वही की फ्रेजेस हैं जो आपके साथ टिकी रहेंगी मेंस एग्जाम तक, जो आपको हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में. सो मेक श्योर नॉट जस्ट फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल, लेकिन जीएस का भी अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी क्लास अटेंड करते हैं आप, तो हर क्लास के बाद आप कीवर्ड राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर फॉलो करें. ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद रसो. शुरू करते हैं रसो की कहानी. सो हु वाज रसो? जे रसो, जीन जैक रसो, ही वॉज अ रेडिकल थिंकर. क्या लिखा है यहां पर? दैट ही वॉज अ रेडिकल थिंकर ऑफ हिज टाइम. रेडिकल थिंकर और हिज टाइम. पहले ये दोनों चीजें डिस्कस कर लेते हैं. सो व्हाट वाज हिज टाइम? 1712 से 1778. दैट मीन्स ही वॉज फ्रॉम 18th सेंचुरी. सो फ्रॉम एज ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी कि वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, डिडरो जैसे लोगों के ये कंटेम्पररी है. और वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, डिडरो जैसे जो लोग हैं वो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के जो फिलोसोफर्स हैं वो बात कर रहे हैं क्या? वो बात कर रहे हैं रैशनलिज्म की. वो बात कर रहे हैं एक लिमिटेड मोनार्की की. वो बात कर रहे हैं कि हमें दुनिया के सारे नेचुरल फिनोमिनाज को, एंड नॉट जस्ट नेचुरल, लेकिन जो मैन मेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जितने भी उनकी जो भी वर्किंग है, उनका जो भी ऑपरेशन है, वो सभी हमें रैशनैलिटी की नज़रों से देखना है. उन्हें विद ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्लेन करना है, रादर देन सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना. जैसे हमने प्रीवियस सेशन में समझा था ना कि रेनबो कैसे बना? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. चर्च ने क्या कहा कि हाउ एनीथिंग इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, इट इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. चर्च हर चीज को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कह दे रहा है. उसी तरह आप यही सेम अंधविश्वास, यही सेम इग्नोरेंस आप इंडिया के लिए भी देख सकते हो. इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो नजर आएगा यहां पर भी इस तरह की सुपरस्टिशन है कि ये तो ऊपर वाले की देन है, कि कोई भयंकर तूफान आ गया, जैसे आजकल मॉनसून चल रहा है तो यहां पर बाढ़ आ रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, लोगों के घर बह जा रहे हैं. और पिछले 2-3 सालों से मैं खासतौर पर ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरे आसपास बहुत इस तरह की डेवस्टेशन हो रही है. तो मेरे ही आसपास के लोग जो है वो क्या कह रहे हैं कि ये तो बुरे कर्मों का फल मिल रहा है लोगों को. ये जो धरती पर पाप इतना ज्यादा बढ़ गया है, ये उसका फल है. राइट? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, या इस तरह की जो पैटर्न्स बदल रहे हैं, या मॉनसून इतना हार्श क्यों हो गया है, या मॉनसून इतना ज़्यादा डेवास्टेटिंग क्यों हो गया, या क्लाउड बस्ट इतना ज़्यादा बढ़ क्यों गए हैं, क्या डिफॉरेस्टेशन इसके पीछे एक बड़ा कारण है, या जो अनप्लैंड और बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो पहाड़ों में कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं, क्या वो एक बहुत बड़ा कारण बन रही है रिपीटेड डेवास्टेशंस का. यानी कि रैशनैलिटी से लोग नहीं सोच रहे हैं, सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को. ठीक है, इग्नोरेंस को जो है वो फॉलो कर रहे हैं ज्यादा. तो वही सेम चीज जो है वो
जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के स्कॉलर थे वो 18th सेंचुरी में भी कह रहे थे यूरोप के लिए कि नॉट एवरीथिंग इज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और जो 18th सेंचुरी के जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के स्कॉलर्स हैं वो तो रेनेसां के थिंकर्स को भी डार्क एज के थिंकर्स बता रहे थे कि जो रेनेसां के थिंकर है वो भी कुछ क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं। रेनेसां के थिंकर भी जो है वो कह रहे हैं कि भैया लुक टुवर्ड्स द एंटीक्विटी, लुक टुवर्ड्स द ग्रीक एंड द रोमन एम्पायर एंड हाउ पीपल यूज्ड टू थिंक एट दैट टाइम, राइट, उसको वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जिसे अगेन एज ऑफ एनलाइटनमेंट के स्कॉलर्स ने क्या कहा, इट्स पार्ट ऑफ डार्क एज, राइट। मॉडर्न टाइम्स जो है वो 18th सेंचुरी से शुरू होता है, जब हम रैशनैलिटी के सहारे सब कुछ रिजॉल्व करने की, सारी चीजों को सॉल्व करने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर निकल कर आते हैं रसो, और रसो जो है वो एक रेडिकल थिंकर है ऑफ हिज टाइम। हिज टाइम इज ऑफ कंटेम्पररी टू द अदर एज ऑफ एनलाइटनमेंट फिलोसफर्स, एंड ही वाज अ रेडिकल थिंकर इन व्हाट सेंस? In the sense that he tried to explain, or he said that we should try to explain all these things not on the basis of rationality but rather on the basis of emotions. अब वो कैसे है, rationality versus emotions, आज के सेशन में हमें अच्छे से समझना है, राइट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सो ही कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज कार्ल मार्क्स ऑफ द 18th सेंचुरी। नाउ कार्ल मार्क्स वाज इन 19th सेंचुरी, कार्ल मार्क्स थे 19th सेंचुरी के स्कॉलर। तो 18th सेंचुरी के कार्ल मार्क्स जो है वो कहा जा रहा है कि ने जे रसो को। रसो इतने ज्यादा रेडिकल थे, और पैरेलल में आप देखेंगे कि कार्ल मार्क्स भी इतने ज्यादा रेडिकल थे। कार्ल मार्क्स ने जिस तरह उस समय की चल रही सारी प्रेवलेंट जो भी फिलॉसफीज थी उसके अगेंस्ट जाकर कुछ अपने पॉइंट्स रखे, कम्युनिज्म के पॉइंट्स रखे, उसी तरह रसो भी जो है वो अपने समय के एज ऑफ एनलाइटनमेंट के स्कॉलर्स के बिल्कुल अगेंस्ट जाके अपना रोमांटिसिज्म जो है वो थियराइज करते हैं, राइट। तो पहले हम रसो को समझते हैं अच्छे से, देन फिर आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म को जब हम समझेंगे तो देयर वी विल गो इनटू डिटेल्स ऑफ हीगल एंड मार्क्स, राइट। जो मटीरियलिज्म है या डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म को पहले हम समझेंगे, सो देयर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट मार्क्स, और फिर हम कंपेयर करेंगे मार्क्स को रसो से, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह मार्क्स नजर आता है हमें इन्फ्लुएंस्ड बाय रसो, क्योंकि रसो पहले आया, मार्क्स ने रसो को पढ़ा है, राइट। तो मार्क्स क्या है, हीगल ने भी रसो को पढ़ा है, राइट। तो मार्क्स और हीगल किस तरह, ये सब एंग्लिश ऑल्सो, दे आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय रसो, बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट रसो। सो रसो को हम क्या कह रहे हैं, वी विल स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट दैट रसो is considered to be the father of romanticism. Father of romanticism. अब ये रोमांटिसिज्म क्या होता है? क्या ये वही रोमांटिसिज्म है जो हमें गानों में सुनाई देता है, जो हमें फिल्मों में देखने को मिलता है, राइट? क्या वही रोमांटिसिज्म है? नहीं। रोमांटिसिज्म का मतलब यहां पर ये हो गया कि एक ख्वाबी दुनिया में रहना। ठीक से नहीं पुट किया मैंने। रोमांटिसिज्म का मतलब ये है कि लेट्स से कोई नॉर्मल प्रैक्टिस या रेगुलर प्रैक्टिस चली आ रही है, उसके लिए कोई एक ऐसा चेंज सजेस्ट करना जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चेंज ना लगे लोगों को, राइट? और ऐसा लगे कि ये तो बहुत यूटोपिक है या बहुत ख्वाबी सा है ना, बहुत ड्रीमी है, ये बहुत चीज़ी है, ये प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? तो इस तरह के जो चेंजेस सजेस्ट करते हैं लोग, उनको बोलते हैं कि भैया दे आर रोमांटिक्स, राइट? सो वाइल ऑलमोस्ट ऑल कंटेम्पररी, सो हम देखेंगे हाउ रसो इज द फादर ऑफ रोमांटिसिज्म, और रसो का जो ये रोमांटिसिज्म है यही कहीं ना कहीं बेसिस बनेगा रसो की सारी फिलॉसफी का। और आज के सेशन में हम वापस घूमकर रसो के रोमांटिसिज्म से कहानी को शुरू कर रहे हैं, और हम वापस घूमकर सर्कल कंप्लीट करके वापस रसो के रोमांटिसिज्म पर आ जाएंगे। और आज की क्लास के एंड में कुछ 2-3 सवाल दूंगा मैं आप लोगों को लिखने के लिए। प्रीवियस सेशन में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे लिखने के लिए। ये लाइव क्लास चल रही है तो इस लाइव क्लास के बाद लास्ट में चेक करूंगा आप लोग आंसर लिख कर लाए हैं या नहीं। आज की क्लास में भी 2-3 क्वेश्चंस दूंगा लिखने के लिए। पूरा उन क्वेश्चंस में क्या लिखना है वो क्लास में अच्छे से समझाऊंगा। उसके बाद आप अटेम्प्ट करेंगे उन क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस लिख कर लाएंगे मेरे पास। नेक्स्ट लाइव क्लास में आएंगे, लाइव क्लास में मेरे पास क्वेश्चंस के आप अपने आंसर लिख कर लाएंगे, एंड देन आई विल प्रोवाइड यू पॉइंट्स, और मैं आपके आंसर को चेक करूंगा और क्या क्या बेटरमेंट आप कर सकते हो। इस तरह धीरे धीरे हिट एंड ट्राई से धीरे धीरे आपकी आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि एक सेपरेट आंसर राइटिंग के लिए 25 मतलब पॉइंट्स आपको लिखवा दिए और 3-4-5 अलग अलग क्लासेस ले ली
और वो आपने पढ़ लिया एंड देन प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, उसका फायदा नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो, ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन मेरा जो तरीका है वो क्लास बाय क्लास आंसर राइटिंग डेवलप करने का है। तो रेगुलर क्लास में जुड़े रहें, लाइव क्लास में आएंगे तो यहीं पर ही लाइव क्लास में आपके आंसर चेक कर दिए जाएंगे। और जो बच्चा, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं बैच में जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो वीकेंड पर, वीक डेज में सारी क्लासेस अटेंड कीजिए। जो हर क्लास में, अब मैंने आपको बताया ना सिलेबस शुरू हो गया, अब तो हर क्लास में क्वेश्चन देना शुरू करूंगा मैं। तो हर क्लास में आप, क्लास में जो सवाल दिया होगा उस सवाल का जवाब आप लिखते जाएं, और जैसे ही वीकेंड में आपके पास टाइम हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड वी विल डिस्कस योर आंसर्स। ऑलराइट, सो दिस वाज फॉर दोज, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाद में रिकॉर्डिंग्स देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है। सो वाइल, आप बोर्ड पर पढ़िए, वाइल ऑलमोस्ट ऑल कंटेम्पररी थिंकर्स गेव एम्फेसिस टू रैशनलिज्म, रसो एम्फसाइज्ड ह्यूमन इमोशंस। रसो बात कर रहा है किसकी? ह्यूमन इमोशंस की। वन सेकेंड, I keep on losing my pointer, so yeah, now yes. While almost all contemporary thinkers gave emphasis to rationalism, Rousseau emphasized human emotions. Next देखिए, other enlightened scholars gave priority to the method of science and rationalism as well as praised human civilization. Rousseau preferred barbarity, which he calls noble savage. अब यहां समझते हैं इमोशंस और रैशनलिज्म का क्या मतलब है और नोबल सैवेज का क्या मतलब है। सो प्री हिस्टोरिक टाइम्स में हम किस तरह जी रहे थे, मैंने बिल्कुल फर्स्ट सेशन में आप लोगों को समझाया था, राइट, दैट प्री हिस्टोरिक टाइम्स में वी वर हंटिंग एंड गैदरिंग। Before the rise of agriculture, we were hunting and gathering and foraging and scavenging, right? We were relatively better fed because our diet was our diet consisted of a diverse variety of nutrients. So हम न्यूट्रिएंट रिच डाइट ले रहे थे, जो कि एविडेंट होता है उन बोन्स से, जो प्री हिस्टोरिक इंसान की जो बोन्स मिलती हैं उसमें एविडेंट है वो क्लियरली कि वो बहुत रिच वेरिड डाइट ले रहे थे, बहुत डाइवर्स डाइट ले रहे थे। They knew about medicine, they knew about variety of diets, right? And they had relatively better health and relatively better lifespans. वो उनके जॉज से हमें नजर आ जाता है क्लियरली। एग्रीकल्चर के शुरू होने के बाद और फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन के आने के बाद हमारे शरीर में बीमारियां और डिफॉर्मिटीज जो हैं वो रिलेटिवली हमें ज्यादा देखने को मिलती हैं एज कंपेयर टू द प्री हिस्टोरिक हंटिंग गैदरिंग पीपल। एंड लाइक मैंने आप लोगों को बताया था दैट हंटर एंड गैदरर्स दे वर हैप्पी हंटिंग एंड गैदरिंग, एंड व्हेन वी स्विच्ड टू एग्रीकल्चर वी वर नॉट हैप्पी। हम खुश नहीं थे एग्रीकल्चर में जब हमने स्विच किया, ठीक है। लेकिन ये जो सारी रिसर्च है ये 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी में हुई है। रसो हैड नो आइडिया अबाउट हाउ प्री हिस्टोरिक पीपल यूज्ड टू लिव, बिकॉज उस समय सारी रिसर्च हुई ही नहीं थी। जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जियोलॉजिस्ट टर्न्ड आर्कियोलॉजिस्ट, या मॉडर्न नहीं एंशिएंट में ही समझा दूंगा एक्चुअली। जियोलॉजिस्ट टर्न्ड आर्कियोलॉजिस्ट इन इंडिया। अंग्रेज लोग जो हैं वो बेसिकली धरती के नीचे कोयला ढूंढ रहे हैं, धरती के नीचे तेल ढूंढ रहे हैं, लोहा ढूंढ रहे हैं इंडिया में, राइट। सो जियोलॉजिकल सर्वेज चल रहे हैं इंडिया में, लेकिन उन जियोलॉजिकल सर्वेज करते, और वो सब कब हो रहा है? 19th सेंचुरी में हो रहा है, राइट। एंड देन मतलब लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में हो रहा है जियोलॉजिकल सर्वेज चल रहे हैं 1840s 1850s में। और वो जो जियोलॉजिकल सर्वेज चल रहे हैं उन जियोलॉजिकल सर्वेज करते हुए उसके दौरान इंसानी अवशेष, पुरानी सिविलाइजेशन के अवशेष, हड्डियां वगैरह प्री हिस्टोरिक मिलनी शुरू हो जाती हैं। सो वही जियोलॉजिस्ट जो है वो धीरे धीरे बदल जाते हैं किसमें? आर्कियोलॉजिस्ट में। और फिर एक नई ब्रांच जुड़ जाती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट। और फिर डिफरेंट जो है वो साइंसेज आपस में जुड़ती हैं एंड देन दे स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्री। बट दिस वाज ऑल फिनोमेना ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, एंड रसो वाज इन 18th सेंचुरी। Rousseau was active, as you can see, Rousseau was active during the 18th century, right? So Rousseau had no idea about how people used to live in the prehistoric time. ये तो मैं केवल इंडिया का एग्जांपल दे रहा हूँ। सेम ट्रेंड जो है वो जियोलॉजिस्ट टर्न्ड आर्कियोलॉजिस्ट
सेम ट्रेंड अफ्रीका में, सेम ट्रेंड हमें यूरोप में भी देखने को मिलेगा कि पहले जियोलॉजिस्ट थे एंड ग्रेजुअली उनको रिसोर्सेज ढूंढते ढूंढते हड्डियां मिलनी जब शुरू हो गई, सो दे एक नई जो है वो ब्रांच डेवलप होनी शुरू हो गई साइंसिस की, दैट वाज आर्कियोलॉजी, राइट. बट दैट वाज द केस ऑफ लेटर हाफ, और दैट वाज द केस ऑफ द 19th century, not 18th century, right. So in that means in reality, in true sense, J.J. Russo had no idea about how prehistoric people used to live, right. उसने कहा है कि that Russo preferred the barbarity which he calls the noble savage. तो रसो ने ये जो नोबल सैवेज कहा इंसान को, कि जो हम प्री हिस्टोरिक टाइम में जिस तरह हम कम्युनिटीज बनाकर रह रहे थे, तो दिस वाज अ एस्टिमेट मेड बाय रसो बेस्ड ऑन हिज ओन एक्सपीरियंसेस और वट एवर ही हैज रेड सो फार. जो भी अंडरस्टैंडिंग लोगों की थी, जो भी अंडरस्टैंडिंग थी इंसानी एवोल्यूशन पर, या हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम पर, या ट्राइबल कम्युनिटीज या ट्राइबल सोसाइटीज पर, उसके बेसिस में जो थोड़ा बहुत रसो ने पढ़ा था, उसके बेसिस पर रसो ने कहा कि दैट जो हम पास्ट में हम जिस तरह रहा करते थे, रोमन एंटीक्विटी की बात नहीं कर रहा वो, या ग्रीक की बात नहीं कर रहा वो उसके भी पहले की बात कर रहा है, कि जब रोमन्स या उनसे पहले इंसान जब हंटिंग गैदरिंग कर रहा था, आदिवासियों की तरह जी रहा था, ट्राइबल सोसाइटीज में जी रहा था, जब तक सिविलाइजेशंस नहीं बनी थी, सिटीज टाउन्स की कॉम्प्लेक्सिटीज डेवलप नहीं हुई थी, प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उससे पहले इंसान एक बहुत सैवेज लाइफ तो जी रहा था, राइट. क्योंकि बारबैरिटी थी ना, हंटिंग गैदरिंग करनी पड़ रही थी, बैंड सोसाइटीज में इंसान रह रहे थे, तो एक बहुत सैवेज लाइफ जी रहा था. लेकिन उस सैवेज लाइफ में एक नोबिलिटी थी, और वो नोबिलिटी कहां से निकलती है? वो सैवेज की मोरालिटी से निकलती है. तो रसो कहते हैं कि वो हम सैवेज तो थे, लेकिन वी यूज टू टेक केयर ऑफ ईच अदर, वी यूज टू लव ईच अदर, वी यूज टू हैव empathy for each other or pity for each other or compassion for each other. We had certain principles, we had certain ideals, we had certain moralities, जो कि हर सोसाइटी की आइडियल मोरालिटीज या प्रिंसिपल्स हर सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, राइट. हर सोसाइटी चाहती है कि हमारे में पीस बना रहे या ऑनेस्टी डेवलप हो, ये हर एक सोसाइटी में डेवलप होती है, राइट. तो वही रसो ने भी अंदाजा लगाया कि पास्ट में इंसान जो है वो इस तरह एक नोबल सैवेज के रूप में रहा करता होगा, और हमें वही नोबल सैवेज की तरह जो है वो रहना है, या उसने प्रेफर किया कि हम नोबल सैवेज की तरह रहें, बिकॉज जो ये प्रेजेंट टाइम की जो व्यवस्था है, प्रेजेंट टाइम में जो हमने सिविलाइजेशंस बना ली हैं, ये सारी जो भी, और वो किस पर बेस्ड है? वो हमारी साइंस और रैशनलिज्म पर जो बेस्ड है. और ह्यूमन सिविलाइजेशन जो ये बनी है, जिसको प्रेज कर रहे हैं कौन? जिसको प्रेज कर रहे हैं एनलाइटनमेंट के स्कॉलर, यही हमारी सारी मिजरीज का कारण भी है. ठीक है, तो यहां तक समझ गए आप. अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पन्ना जैसे ही मैं बदलूंगा ना, मैं आपको बताऊंगा कि रसो सोच क्यों रहा है सारा कुछ, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. देखिए, नाउ व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ रसो. रसो के बैकग्राउंड से समझते हैं. पहला स्टेटमेंट देखिए. सो रसो वाज बोर्न टू अ वॉच मेकर इन जेनीवा. रसो हैड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन ऑल्दो ही लव्ड बुक्स. पहला स्टेटमेंट देखा आपने. रसो वॉज बॉर्न टू अ वॉचमेकर इन जेनीवा. सो हिज फादर वॉज अ वॉचमेकर इन जेनीवा, स्विट्जरलैंड. एंड एट दैट टाइम, आज तो जेनीवा एक बहुत लेविश सिटी, एट दैट टाइम जेनीवा वॉज अ स्मॉल लिटिल टाउन एंड नॉट मच ऑफ एनीथिंग हैपेंड देयर. एंड हिज फादर वॉज अ वॉचमेकर. सो ऐसा नहीं है कि पेजेंट था या लेबर था उसका फादर, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत नोबिलिटी थी, अरिस्टोक्रेट था. तो मोडेस्ट, बहुत जो है वो हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा था, कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे उनके पास. फिर उसकी माता का देहांत हो जाता है, और उसका पिता जो है वो काम में बिजी है या और कई चीज़ों में बिजी है, तो ज़्यादा ध्यान उसके पिता ने नहीं दिया. उसके आंटीज एंड अंकल्स ने उसको पाला, और ग्रेजुअली उसकी फैमिली जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गई, बहुत ज़्यादा कर्जा वर्जा हो गया, और उनको निकाल दिया गया बाहर, या उनको खुद जो है वो छोड़कर जाना पड़ा जिनीवा, और कई साल वो दर दर भटका. सो रसो डिडंट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन, बट ही लव्ड नॉलेज. एक फिलॉसफी थी उसके अंदर, एक लव ऑफ नॉलेज था उसके अंदर. एंड जहां जहां से उसको थोड़ा बहुत पढ़ने को मिल जाता था वो पढ़ लेता, बिकॉज दिस वाज द टाइम जब प्रिंटिंग प्रेस जो है वो ठीक से ऑपरेशनल हो गई थी यूरोप में, और काफ़ी हद तक चीज़ें सुनने को पढ़ने को मिल जा रही थी. और रेनेसां के स्कॉलर्स क्या लिख रहे हैं और एनलाइटनमेंट के अदर स्कॉलर्स क्या लिख रहे हैं, वो रसो हेयर एंड देयर पढ़ पा रहा था. लेकिन 10-15 साल भटकने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए. ही लेफ्ट होम एट एज ऑफ 15 years एंड आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर अ वाइल ही रीच्ड पेरिस,
द लीडिंग इंटेलेक्चुअल सेंटर ऑफ यूरोप। सो कुछ साल भटकने के बाद वो पेरिस पहुंचता है, एक, और पेरिस उस समय एक लीडिंग इंटेलेक्चुअल सेंटर था फॉर मिडिल क्लास स्कॉलर्स और एज ऑफ एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स। और पेरिस के अलावा बर्लिन फिर धीरे धीरे डेवलप होता है, एंड देन ग्रेजुअली डेवलप होता है लंदन एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। बट एट दैट टाइम इट वॉज पेरिस वॉज द लीडिंग सेंटर ऑफ लर्निंग। और वहां पर पहुंचते हैं रसो साहब, और रसो को एज ऑफ एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स वहां पर मिलना शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पर्टिकुलरली जिनका पाला पड़ता है रसो का, वो है डिडरो। सो देयर ही गॉट एसोसिएटेड विद एनलाइटनमेंट थिंकर्स, पर्टिकुलरली डिडरो। नाउ अब हम, जैसे हम एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स के, मैंने आपको लिस्ट दी ना कि जॉन लॉक है, मॉन्टेस्क्यू है, वॉल्टेयर है, एडम स्मिथ है, ये डिडरो हो गया, राइट। एक लंबी सी लिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही लोग बात कर रहे थे एनलाइटनमेंट आइडियाज के बारे में। मैंने आपको बताया ना, दिस वाज द टाइम जब कॉफी आ चुकी थी। कॉफी पार्लर्स जो हैं वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गए थे। ऐसे कुछ सलून्स थे, ऐसे पार्लर्स थे, यानी ऐसे पब्लिक प्लेसेस थे जहां पर डिस्कशंस हुआ करता, जहां पर डिबेट डिस्कशंस चलते थे, राइट। सो उन डिबेट डिस्कशन के माहौल में पेरिस में जो है वो पहुंचते हैं रसो साहब, और नए आइडियाज जो है वो एनलाइटनमेंट के आइडियाज धीरे धीरे उनको समझ में आते हैं उनको, ठीक है। बट ऑल्दो, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ऑल्दो ही शेयर्ड सम ऑफ देयर बिलीव्स, but on the whole he developed his own set of ideas which differed radically from the philosophies as well as the established orthodoxy. Now he belonged to a relatively small town or country area, the Geneva, और वहां से वो एकदम से पेरिस में पहुंच जाता है भटकते भटकते। और पेरिस वॉज अ फुल फ्लेज्ड सिटी, बहुत बड़ी सिटी थी पेरिस, राइट। तो जिस माहौल से वो आ रहा है और जिस माहौल में वो शिफ्ट हुआ, इट वॉज वेरी डिफरेंट। और जो स्कॉलर्स थे, मिडिल क्लास स्कॉलर्स जो थे एज ऑफ एनलाइटमेंट के, मेजॉरिटी ऑफ देम वो सिटी ड्वेलर्स थे। दे हैड नो आइडिया अबाउट कंट्री पीपल, हाउ विलेज पीपल एक्चुअली लिव्ड, राइट। तो उनकी हम्बल बिगिनिंग्स जो है वो इतनी नहीं थी। मिडिल क्लास, आज हम कहते हैं ना कि मिडिल क्लास तो हम्बल लोग होते हैं, नहीं। एट दैट टाइम मिडिल क्लास बस इन्फ्लुएंशियल पीपल, बस पॉलिटिकल पावर ही तो नहीं था, धंधे बढ़िया चल रहा था उनका, लाइफ वो काफी लेविश लाइफ जी रहे थे, राइट। लेकिन बस उनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, और वही तो पाने की कोशिश कर रहे थे वो, पॉलिटिकल पावर की तो उनको सारी जरूरत थी, राइट। तो रसो साहब ऐसे में अपने बैकग्राउंड से आते हैं, पेरिस पहुंचते हैं, और डिडरो वगैरह, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर इनके कंटेम्प्रेरी हैं, वो इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, बातचीत होती है, और अन्य कई एनलाइटनमेंट थिंकर से बातचीत करते हैं, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी जो है वो धीरे धीरे फॉर्मुलेट करते हैं, और जो कि एकदम रेडिकल है बाकियों की आइडियोलॉजी से। और वो नजर आता है जब उन्हें मौका मिलता है एक ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, एक ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जाकर मॉडर्निज्म पर या एनलाइटनमेंट पर जितने भी उनकी आइडियाज डेवलप हुए वो सारे जाकर लिखाते हैं वहां पर, एंड दैट गेव हिम सम रिकॉग्निशन। वो ऐसे कंपटीशन में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया ना, वो उनको थोड़ा रिकॉग्निशन देता है, और उस रिकॉग्निशन से उन्हें कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं शायद कुछ बात सही बोल रहा हूं, शायद मेरा सोचना जो है वो सही है। और फिर उसके बाद वो थोड़ा लिखना शुरू करते हैं, एंड देन ही रोट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, जिनमें से कुछ टेक्स्ट जो है वो यहां पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रसोज आइडियाज रिगार्डिंग एजुकेशन कैन बी सीन इन हिज टेक्स्ट एमाइल। ये टेक्स्ट का नाम आप याद रखेंगे, एमाइल। लेकिन इससे पहले ऊपर जो एक स्टेटमेंट दी गई इसको कंप्लीटली समझ लेते हैं। ऑल्दो ही शेयर्ड सम ऑफ, ये वाली स्टेटमेंट देखिए, ऑल्दो ही शेयर्ड सम ऑफ द बिलीव्स, but on the whole he developed his own set of ideas which differed radically from philosophies as well as established orthodoxy. Now रसो साहब कहां से आ रहे हैं? जिनीवा से आ रहे हैं। जिनीवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जो है वो जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, स्विस पीपल, या डायलेक्ट ऑफ जर्मनी के डायलेक्ट्स ही बोलते हैं वो, राइट। सो वहां पर जो है वो चल रहा है प्रोटेस्टेंटिज्म, कैल्विनिज्म, और कैल्विनिज्म से वो पहुंचते हैं पेरिस में। पेरिस में क्या चल रही है? ऑर्थोडॉक्सी। कौन सी ऑर्थोडॉक्सी? रोमन कैथोलिक। तो जो रोमन कैथोलिक चर्च की जो बातें हैं वो उससे भी खुश नहीं है, ठीक है। और एट द सेम टाइम जो फिलोसोफर्स कह रहे हैं वो उससे भी खुश नहीं है। तो आई होप ये दोनों आप लोगों को याद होगा क्या कह रहे हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट इन द प्रीवियस सेशंस। सो प्रीवियस सेशन से कनेक्ट कर लीजिए कि रसो ऑर्थोडॉक्सी की किन बातों से सहमत नहीं होगा और एज ऑफ एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स की किन बातों से सहमत नहीं है, वो आज हम अच्छे से समझ लेते हैं। ऑल्दो आप
समझ ही गए होंगे अभी तक कि इतना तो पता है ना कि और एज ऑफ एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स की क्या क्या बातें हैं, है ना। नेशनलिज्म को लेकर उनकी क्या आइडियोलॉजी है, और बाकी सभी फ्रीडम को लेकर, इंडिविजुअलिज्म को लेकर क्या क्या मानना है एज ऑफ एनलाइटनमेंट स्कॉलर का। वी हैव डिस्कस्ड ऑल दैट इन द प्रीवियस सेशन। ठीक है, आज हम रसो के साथ देखते हैं। तो रसोज आइडियाज रिगार्डिंग एजुकेशन कैन बी सीन इन हिज टेक्स्ट एमाइल। ठीक है, अब यहां पर रोकिए इसे, अब आते हैं प्रीवियस स्लाइड पे। नाउ इन दिस स्लाइड वी हैव सीन कि रसो क्या कह रहे हैं, रसो नोबल सैवेज की बात कर रहा है। ठीक है, रसो कह रहा है कि वी यूज टू लिव विद इन बारबैरिटी बट इट वॉज नोबल। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है रसो की, ये अपने बैकग्राउंड से आ रही है, बिकॉज रसो बिलोंग टू जिनीवा। जिनीवा में रिलेटिवली स्लो लाइफ थी, राइट। रिलेटिवली वहां पर जो कम्युनिटीज थी वो रिलेटिव पीस में रह रहे हैं एक दूसरे के साथ। रिलेटिव क्यों कह रहा हूं, बिकॉज मैं कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ, जब वो पेरिस तक पहुंचता है। अब पेरिस की उस समय के हिसाब से जो फास्ट पेस्ड लाइफ है, जिसमें मर्केंटलिज्म चल रहा है, राइट, यानी कि मेरा फायदा तभी है जब आपका नुकसान है। इस आइडियोलॉजी से जब लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसी आइडियोलॉजी से लोग जब बिहेव कर रहे हैं, यानी कि सभी लोग कंज्यूम करने में लगे हुए हैं, राइट, एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं लोग। देयर इज नो फ्रेटर्निटी, देयर इज नो कंपैशन फॉर अदर्स, देयर इज नो पिटी फॉर अदर्स, देयर इज नो लव अमंग ईच अदर, देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, देयर इज नो नेशनहुड और ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी, और there is talk of individual freedom, but individual is burdened under all this struggle of that time of so called civilization। और जब उसको कंट्रास्ट करता है रसो अपनी सिंपल लाइफ जो रसो जीता हुआ आया है, और जो कि रिलेटिवली इतनी सिंपल नहीं है, फिर रसो सोचता है कि इससे पहले जो है वो कैसी रही होगी सोसाइटी, इससे पहले जब इस तरह का कुछ भी नहीं था, यानी कि जब इंसान बिल्कुल बारबैरिटी में रह रहा था, सेवेज लाइफ में रह रहा था। उस इक्वेशन में से अगर आप सिविलाइजेशन के सारे एलिमेंट हटा दो, राइट, प्रॉपर्टी के राइट्स हटा दो, प्रॉफिट का सारा कॉन्सेप्ट हटा दो, बिजनेस का, कमर्शियल रेवोल्यूशन का, मर्केंटलिज्म का, इस सारा कॉन्सेप्ट हटा दो, जो बचता है वो एक नोबल सैवेज बचता है। जो बचता है वो एक ऐसी सोसाइटी बचती है जो कि जी बारबैरिटी से रही है, लेकिन उनमें आपस में कंपैशन है, उनमें आपस में पिटी है एक दूसरे के लिए, आपस में एक दूसरे फ्रेटर्निटी है, वो मिलजुल कर रह रहे हैं, राइट, और वो नेचर के साथ जुड़कर रह रहे हैं एट द सेम टाइम। वो नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं जैसा पेरिस के शहरों में देखने को मिल रहा है या अन्य शहरों में देखने को मिला होगा। नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, दे आर लिविंग विद द लैंड, राइट। सो इन दैट सेंस रसो कह रहा है नोबल सैवेज, अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पेरिस की लाइफ या शहर की लाइफ को कंपेयर कर रहा है अपनी जिनेवा की लाइफ से, और फिर वो सोच रहा है कि पास्ट में कैसी रही होगी, क्योंकि अभी तक रिसर्च जो है वो 19वीं सेंचुरी में जाकर होगी, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स 19वीं सेंचुरी में जाकर हमें देखने को मिलेंगी। तब जाकर क्लैरिटी आएगी कि हाँ, तब जाकर शुरुआत होगी ये समझने की कि प्री हिस्टोरिक इंसान कैसे रहा करता था। क्लैरिटी तो आज तक भी नहीं है पूरी तरह। जैसे प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था ना, नहीं प्रीवियस सेशन में नहीं बताया था, एक आंसर राइटिंग वाला कोई मैंने सेशन लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड था, दैट कि अगर आपको रियली कंफ्यूज होना है तो कुछ साइट हैं टर्की में, प्री हिस्टोरिक साइट्स हैं, उनको जाकर एक बार देखिए, पढ़िए उनके बारे में। जैसे कटल होया का है, गबेकली टेपीज है, इस तरह की और भी कई टेपी हैं, कई माउंड वाली साइट्स हैं, बिल्कुल सर चकरा देंगी आपका कि ये कैसे है, ये तो बिल्कुल मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग हटकर कुछ हो रहा है यहाँ पर, राइट। सो अभी तक भी हमारी समझ जो है वो पूरी तरह डेवलप या इवॉल्व नहीं हुई है अबाउट प्री हिस्टोरिक मैन, राइट। सो आई होप नाउ यू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ what Rousseau meant by when he said noble savage, or what Rousseau disliked about the civilization, because civilization has become corrupt, civilization has lost all compassion for each other in the lust for profit, in the lust or in the game of mercantilism. We have lost all morality, all pity for each other, all fraternity for each other. We have lost everything. That is why we need to go back to noble savagery. But little did he know कि ये तो अभी शुरुआत थी इंसानी मतलब बारबैरिटी की। मैं उस टाइम को बारबरस टाइप समझता हूँ,
मॉडर्न टाइम नहीं है वो, बहुत ज़्यादा बारबैरिटी हुई है, बहुत ज़्यादा। आगे हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में आपको मैं रियलाइज करवाऊंगा किस तरह की बारबैरिटी की गई है। ये जो प्री हिस्टोरिक इंसान की बारबैरिटी है वो तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं वापस यहां तक। तो रसोज आइडियाज रिगार्डिंग एजुकेशन कैन बी सीन इन हिज टेक्स्ट एमाइल। तो एमाइल में रसो जो है वो एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे नोवेलाज जो हैं वो रसो ने लिखे हैं, उसमें कहानी के माध्यम से अपनी फिलॉसफी को एस्टेब्लिश करने की रसो ने कोशिश करी है। तो एमाइल में बेसिकली रसो जो है वो प्रेजेंट, उस समय चल रहा जो प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम था उसका क्रिटिक लेकर आते हैं। उसमें ये समझाते हैं कि एक बच्चा जो, क्योंकि उस समय बच्चों को किस तरह समझा जा रहा था, बच्चों को या तो ब्लाइंड स्लेट समझ रहे हैं वो, ठीक है, या तो बच्चे क्या हैं, इधर दे आर ब्लाइंड स्लेट, सॉरी नॉट ब्लाइंड बट ब्लैंक, इधर दे आर ब्लैंक स्लेट और दे आर इविल। बच्चों को या तो ब्लैंक स्लेट समझा जा रहा है या तो इविल समझा जा रहा है। और जैसे हमने देखा था ना प्रीवियस सेशन में, आप मुझे बताएंगे कि किसने कहा था कि बच्चों को जिस तरह मोल्ड किया जा सके उसी तरह मोल्ड कर देना चाहिए, या जिस तरह मोल्ड करो बच्चों को उसी तरह वो मोल्ड हो जाते हैं, और एजुकेशन के जरिए आप ऐसा कर सकते हो। तो इस तरह की एजुकेशन चल रही थी कि बच्चों को एक ब्लैंक स्लेट समझा जा रहा था, और बच्चों की ब्लैंक स्लेट पर आप उनको जैसा पढ़ाएंगे वो वैसा पढ़ेंगे, और जैसा आप पढ़ाते जाएंगे उनको वो उस तरह समझते जाएंगे चीज़ों को, और देन आपके लिए एक प्रॉपर पुतले जो है वो तैयार होंगे। जिस तरह आप उनसे काम करवाना चाहते हो उस तरह आप उनसे काम करवाइए, राइट। एंड एट द सेम टाइम वो बच्चों को ईविल समझ रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो डिमांड करते रहते हैं, ईविल हैं। किसके लिए ईविल हैं? अडल्ट्स के लिए। तो जो बच्चों का एजुकेशन सिस्टम उस समय जो प्रेवलेंट था, इट वाज इन कोहेरेंस विद द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ अडल्ट्स। अडल्ट्स को जिस तरह के बच्चे चाहिए थे उस तरह वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे, मोल्ड करना चाह रहे थे। इसलिए वो ब्लैंक स्लेट समझ रहे हैं बच्चों को, इसलिए वो ईविल समझ रहे हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि अडल्ट की नीड्स के अगेंस्ट जा रहे हैं बच्चे, राइट। क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं सुनते किसी की भी, समझ रहे हैं ना आप। सो सॉरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है उस समय के एजुकेशन सिस्टम की, और इस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मोल्ड किया जा रहा है। तो रसो अपने टेक्स्ट एमाइल में काउंटर करते हैं कि नहीं, द चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एटर्नल विजडम, चिल्ड्रन आर नॉट ब्लैंक स्लेट, दे आर बॉर्न विद एटर्नल विजडम। बच्चों को नेचर की एटर्नल विजडम है, बच्चों को पता होता है, जब बच्चा पैदा होता है और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसके अंदर नेचुरल समझ होती है ऑलरेडी बहुत सारी, राइट। बच्चे आपने देखे होंगे कि बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं, आल्दो उनका ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है और नॉलेज को बहुत तेजी से ग्रैब कर रहा होता है, दैट इज अनदर रीजन। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो जेनेटिकली भी बच्चों को पता होती हैं कि किसी चीज को कैसे होल्ड करना है, कैसे बिहेव करना है सर्टेन थिंग्स के अराउंड, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ। सर्टेन थिंग्स आर प्रेजेंट विद इन चिल्ड्रन। और जो सेवेजरी ढूंढ रहा था, जिस सेवेजरी को एडवोकेट कर रहा था रसो, वो सेवेजरी तो इनहेरेंट होती है बच्चों के अंदर, राइट। तो रसो एमाइल में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं दे आर बॉर्न विद एटर्नल विजडम, और बच्चे नेचर के साथ जो है वो पैदा हुए हैं। नेचर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो सीखने के लिए बच्चे रेडी हैं, और उनके अंदर वो एप्टीट्यूड ऑलरेडी मौजूद है जो नेचर के साथ जीने के लिए रिक्वायर्ड है, ना कि मॉडर्न टाइम्स में ऑफिस में बैठकर टाइप करने के लिए। नहीं, हमारे अंदर ऑलरेडी वो सब चीजें मौजूद हैं जो हंटिंग, गैदरिंग, फॉरेजिंग, स्कैवेंजिंग करने के लिए रिक्वायर्ड है, राइट। तो बच्चों की जो एजुकेशन है वो क्लासरूम में नहीं होनी चाहिए, रोट लर्निंग नहीं करानी है बच्चों को। बच्चों को बाहर ले जाइए, आउटडोर्स में बाहर ले जाओ बच्चों को, मिट्टी में काम करना सिखाओ, लकड़ी से काम करना सिखाओ, मेटल का काम करना सिखाओ, राइट। हंटिंग सिखाओ, गैदरिंग सिखाओ, एग्रीकल्चर सिखाओ, कल्टीवेशन सिखाओ, एनिमल हस्बेंड्री सिखाओ बच्चों को। यानी कि नेचर में जो चीजें, जो हमारी बॉडी जो डिजाइंड है करने के लिए, वो चीजें बच्चों को सिखाई जाएं, तब जाकर जो है वो एक फुलफिल्ड अडल्ट जो है वो डेवलप होगा। एंड कुछ हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूं। बच्चों को आजकल मैंने देखा है कि लोग अपने बच्चों को, मेरे ही एक पड़ोसी थे, उनका छोटा सा बच्चा था, छोटा बच्चा नहीं था, मेरी ही बच्ची का हम उम्र ही समझ लीजिए, थोड़ा सा 6-7 महीने छोटा था मेरी बच्ची से। तो मैंने देखा कि वो अपने बच्चे को बहुत ही
मतलब रूम एकदम क्लीन और सिर्फ अंदर ही रखना है और बरामदे में जाने देना है, और बाहर जा रहा है तो जूते पहना दिए टाइट कस के और बिल्कुल एकदम बंद करके पहनाकर एकदम टिच करके भेज रहे हैं बच्चे को, राइट। और वेराज मैं अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करूँ, नंगे पैर छोड़ देते हैं हम बाहर, जैसे हमने जैसे बचपन काटा है, नंगे पैर छोड़ दिया बाहर, खेलने दो। बाहर आंगन है, आंगन में खेले, नीचे बरामदे में चले गए, बरामदे में जानवरों के साथ, जैसे हमारे यहाँ पशु होते हैं बहुत, राइट। जैसे गांव में भी जब जाते हैं तो हमारे यहाँ पशु होते हैं बहुत, तो मेरे जो भी हमारे कैटल है उनके साथ खेल रहा है बच्चा, खेलते रहेगा, कुत्तों के साथ खेल रहा है, हमारे खेल रहा है, हमारे गायें और बकरियां वगैरह जो हैं खेतों में चला गया नंगे पैर। बस नज़र रखनी है कि कोई और मतलब और कोई जीव ना हो बच्चे के आसपास, है ना, तो अडल्ट सुपरविजन जरूरी होती है। लेकिन लेट किड्स प्ले आउटसाइड, दैट बिल्ड्स इम्यूनिटी इन देम। सो आई हैव कंपेयर्ड दिस, ऐसा बच्चा जो शहर में रह रहा है, जिसको बहुत ही मतलब प्रोटेक्टेड माहौल में रखा जा रहा है, वो बीमार हो रहा है रिलेटिवली ज़्यादा एज कम्पेयर टू माई चाइल्ड, जिसको मैंने बचपन से ही मिट्टी में खेलना अलाउ किया, या मतलब नेचर के साथ बड़ा कर रहे हैं हम उसे, ठीक है। सो बच्चे की मैं देख रहा हूँ कि कॉग्निटिव एबिलिटी भी ज़्यादा डेवलप हो रही है और इम्यूनिटी भी रिलेटिवली बेटर है। तो येस, ही वॉज राइट कुछ, क्योंकि आज जो मॉडर्न पेडागॉगी जो डेवलप हो रही है बच्चों को लेकर, वो यही एडवोकेट कर रही है कि ये स्कूल लर्निंग का बर्डन मत डालो बच्चे के ऊपर, पहले नेचर लर्निंग सिखाओ, पहले बच्चे को बाहर भेजो घर से और अपनी सुपरविजन में रखो बेसिकली, और दिखाओ नेचर, बच्चे को नेचर के साथ इंटरेक्ट करवाओ ज़्यादा। सो कुछ नोबेल सेवेज वाला जो पॉइंट है जो एमाइल में लिखा, जो एजुकेशन, बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक वैलिड है। आई थिंक इट इज़ वैलिड अप टू अ पॉइंट, बिकॉज उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ हंटर गैदरर ही बन जाएगा बच्चा, नहीं, उसके बाद फिर जो रियल वर्ल्ड है ना, जो इकोनॉमिक जो चक्रविद्या है, उसके अकॉर्डिंग भी तो बच्चे को एजुकेट करना ही पड़ेगा आपको, राइट। दैट इज वाई रसो की जो कही हुई ये सब बातें हैं ना, ये बहुत बड़े लेवल पर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करी, बिकॉज ये प्रैक्टिकल नहीं थी, ये हवा की ख्वाबी बातें थी, ये सुनने में अच्छी लग रही थी। इसीलिए रसो को फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहा गया, कि उसने बच्चों की एजुकेशन से लेकर अडल्ट को कैसे जीना चाहिए या पूरी सोसाइटी कैसे रहे, इसको बहुत ज़्यादा एक रोमांटिसाइज किया, कि एक बहुत आइडियल पिक्चर पेश करी जो कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं थी, लेकिन स्टिल उनमें से कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो फॉलो करने लायक हैं और जो फॉलो किए गए हैं, जो प्रेजेंट टाइम तक नजर आते हैं हमें, हमारे इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में भी नजर आएंगे, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं उसे, राइट। तो रसोज आइडिया रिगार्डिंग एजुकेशन कैन बी सीन इन हिज टेक्स्ट एमाइल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, Here he highlighted the flaws of contemporary education, which he declared to be of little use. He advocated education according to nature, away from the corrupting influence of the society. So nature के according बच्चों को educate करो, अब keep them away from the corrupting influence of the society. In fact, the society was so corrupt and so avoiding of the kids, and they were considering kids to be evil to such an extent, समझ रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म और सेल्फिशनेस की हद, दैट वुमेन वर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग देयर चाइल्ड। महिलाएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं? बिकॉज ब्रेस्ट फीडिंग इज सो लोअर क्लास। वी मिडिल क्लास और एरिस्टोक्रेटिक पीपल, हम भी ब्रेस्ट फीड करेंगे अपने बच्चों को? तो ये जो नौकर रखा हुआ हमने, जो आया रखी हुई है, जो गवर्नेंस रखी हुई है, इसका क्या काम है? गवर्नेंस वर्ड यूज करते हैं वो, जैसे हम जिसके लिए हम आया वर्ड यूज करते हैं उसके लिए वो गवर्नेंस वर्ड यूज करते हैं। तो ये काम गवर्नेंस का है। गवर्नेंस पिलाएगी ना दूध, हम क्यों पिलाएंगे? ब्रेस्ट फीड क्यों करेंगे बच्चे को, राइट? हम तो अपना पार्टीज में जाएंगे, हम तो अपना इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करेंगे, राइट? तो पीपल स्पेशली मिडिल क्लास एंड एरिस्टोक्रेटिक पीपल, और उनको देखते हुए, क्योंकि नीचे आती है ना, जो अपर क्लासेस कर रही है वही प्रैक्टिसेस धीरे धीरे लोअर क्लासेस तक पहुंचती है। उसको ही देखते देखते लोअर क्लास के लोग, जो कि मजबूरी में नहीं पिला पा रहे थे क्योंकि वो उनको काम से फुर्सत नहीं थी, और मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों में क्या था? फैशन था कि बच्चे इवल हैं, ये तो हमारा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, रादर वी स्पेंड दिस टाइम समवेयर एल्स। बच्चों को स्कूल में धकेलो या गवर्नेंस पढ़ाएं, या मतलब इनको किसी और काम पर लगाओ, हम अपना जो है वो इंडिविजुअलिटी इंजॉय करते हैं, राइट? तो इस हद तक बच्चों से लोग डिटैच्ड थे, और इस हद तक जो है वो मॉरली करप्ट हो चुकी थी सोसाइटी, दैट पीपल वर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग देयर चिल्ड्रन इनफैक्ट। तो ऐसे में रसो आता है और रसो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं कि भैया नेचर के साथ रखो बच्चों को। समझ रहे हैं आप लोग नेचर से कितना ज्यादा डिटैच्ड है? नेचर से लोग इतना डिटैच्ड हैं कि बच्चों को नर्स नहीं कर रहे हैं वो, राइट?
तो ऐसे में रसो आते हैं और कहते हैं कि बच्चों को नेचर के साथ रखो, एंड दैट स्टार्ट्स विद ब्रेस्ट फीडिंग, स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग योर चिल्ड्रन। आपको सुनकर बहुत अटपटा लग रहा होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं चल रही है, नर्सिंग नहीं चल रही है बच्चों की, ये कैसे हो सकता है? ये तो मतलब बाकी जानवरों को वो करते हुए नहीं देखते होंगे कि ये तो मोस्ट नेचुरल चीज़ है कि बच्चा भूखा है, पैदा होते उसको दूध चाहिए, दूध कहाँ से मिलेगा? माँ से मिलेगा, राइट? लग रही होगी आपको अटपटी बात। तो यस, इस हद तक सोसाइटी जो है वो मॉरली करप्ट थी यूरोप में उस समय, दे वर अवॉइडिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं था, इंडिया में भी ये ट्रेंड था कि जहाँ पर महिलाएं, खासतौर पे जो रॉयल्टी जो थी, एरिस्टोक्रेटिक थी, वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं करती थी। लेकिन एक्सेप्शंस ये नजर आते हैं कि कई केसेस में ऐसा होता है कि दैट मदर इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस मिल्क, उस केस में आया जो है फिर बच्चों को दूध पिलाते हैं अपना, राइट? सो फिर रसो के इन्फ्लुएंस में आकर दे स्टार्टेड ब्रेस्ट फीडिंग देयर चिल्ड्रन। A lot of Russo gained a lot of following on this matter, and a lot of people started, lot of women started breastfeeding their children, right? Now next thing is Russo as father of democracy. तो यहां पर हमने सबसे पहला पॉइंट रख दिया, रसो, हाउ रसो इज फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। अब हम घूमकर वापस आएंगे इस पर। नाउ Russo is father of romanticism, Russo is father of democracy, Russo is father of modern nationalism, and then Russo's influence on absolutist dictatorships. ये चार ऐसे पॉइंट है जिन पर घुमा फिराकर टाइम एंड अगेन यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है? सो नेक्स्ट इज रसो एज फादर ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा है। सो राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ ग्रीक स्कॉलर प्लेटो, normally the scholar expressed their disbelief in democracy. Now प्लेटो के टाइम से ही एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये जो ग्रीक स्कॉलर्स है, क्योंकि रेनेसां वाले जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने पढ़ा, जो अरब वर्ल्ड से जो प्रिजर्व्ड थी नॉलेज ग्रीक्स और रोमन्स की, वो पहुंची यूरोप में, और फिर रेनेसां स्कॉलर्स ने उनको धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, ठीक है? फिर उन्होंने देखा कि ये तो सोक्रेटिस और ग्रीक कुछ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी को अवॉइड करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए। तो डेमोक्रेसी नहीं होगी तो क्या होगा? एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की होगी। क्यों? क्योंकि देन ग्रीक्स और फिर रोमन रिपब्लिक चेंज कर लेती है अपने आप को मोनार्की में, विद आफ्टर हुलियस सीजर, हुलियस काइसर, जूलियस सीजर नहीं, इट्स हुलियस काइसर। हुलियस काइसर के बाद जो अगस्टस काइसर आता है, अगस्टस काइसर, वो फिर क्या बनाता है अपने आप को? एक एम्परर। बेसिकली वो खुद को फर्स्ट सिटीजन घोषित करता है, बट इट वाज इफेक्टिवली एन एम्पायर एंड ही वाज इफेक्टिवली एन एम्परर, सो ही वाज अ मोनार्क। तो वो मोनार्की की तरफ देखो, ऐसा रेनेसां के स्कॉलर कह रहे हैं, राइट? और साथ में वो पढ़ रहे हैं कि सोक्रेटिस, प्लेटो जैसे लोग हैं वो डेमोक्रेसी का खंडन कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी तो क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इवन प्लेटो डिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। डेमोक्रेसी को क्या कह रहे हैं वो? दैट इट वाज अ गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। दैट मीन्स फूल्स खुद को ही रूल कर रहे हैं, और फूल्स खुद ही चूज कर रहे हैं अपने लिए फर्दर फूल्स को, बिकॉज इन इफेक्ट इट वाज अ ओलिगार्की, राइट? इन एंशिएंट ग्रीक और इन एंशिएंट रोम, एंड अगर एंशिएंट इंडिया में भी हम गणसंघ की बात करते हैं, ऑल ऑफ देम वर ओलिगार्कीज, जिसमें कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो है वो सामने आते हैं और सर्टेन लिमिटेड फ्रेंचाइज होती है, और वो लोग जो हैं वो उनको चूज करते हैं। लाइक अगर मैं रोमन रिपब्लिक की भी बात करूं या ग्रीक रिपब्लिक की भी बात करूं, तो वहां पर लोग अगर अपने लिए लीडर्स जो चूज कर रहे हैं वो उनके हित में काम नहीं कर रहे, वो ओलिगार्क्स हैं, वो अपने हित में काम कर रहे हैं। दैट इज वाई इट वाज अ गवर्नमेंट ऑफ फूल्स, क्योंकि फूल्स ही खुद को, फूल्स अपने लिए ही फूल्स को चूज कर रहे हैं, राइट? तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो है वो प्लेटो, सोक्रेटिस नजर आए। उसी तरह एनलाइटनमेंट के स्कॉलर्स भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। दे वांटेड अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, सॉरी, दे वांटेड अ लिमिटेड मोनार्की वेयर इट इज लिमिटेड रहे, लेकिन एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट अगर हो भी तो वो केवल मिडिल क्लास तक ही सीमित रहे, केवल मिडिल क्लास को ही रिप्रेजेंटेशन मिले, तो इतना ही डेमोक्रेटिक एलिमेंट जो है वो उनको चलेगा। सो दे वर आस्किंग फॉर अ लिमिटेड मोनार्की। लेकिन आगे देखिए, बट इट वाज रसो हु थ्रोज इन फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ जनरल विल एंड ट्राइड टू लेजिटिमाइज डेमोक्रेसी। सो डॉक्ट्रिन ऑफ जनरल विल जो है वो आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
आज हम इसे अच्छे से समझेंगे। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ जनरल विल है, इसके तहत लेजिटिमाइज करने की कोशिश करेगा रसो डेमोक्रेसी को, क्योंकि रेनेसां के स्कॉलर्स ने किनको पढ़ा? सोक्रेटिस, प्लेटो को, ठीक है। देन रेनेसां के स्कॉलर्स को किसने पढ़ा? एज ऑफ एनलाइटनमेंट के स्कॉलर्स ने। एज ऑफ एनलाइटनमेंट के फिलोसफर्स ने सोक्रेटिस, प्लेटो को भी पढ़ा। तो ये सारे जो है वो अभी तक डेमोक्रेसी की बुराइयां ही कर रहे थे, राइट। रेनेसां वाले जो है वो मोनार्की के सपोर्ट में थे, एंड मिड, अब आप जानते हैं पूरी कहानी की, जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के जो फिलोसफर्स हैं, नाउ दे स्टार्टेड सपोर्टिंग फॉर अ लिमिटेड मोनार्की। लेकिन रसो ने डॉक्ट्रिन ऑफ जनरल विल के तहत लेजिटिमाइज करने की कोशिश करी, लेजिटिमाइज करने की कोशिश नहीं, इनफैक्ट लेजिटिमाइज किया है किसको? डेमोक्रेसी को। और वो रसो के जीते जी जो है वो डेमोक्रेसी लेजिटिमाइज नहीं हो सकी। रसो की जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ जनरल विल है ना, ये रसो के जीते जी फॉलो नहीं करी लोगों ने अच्छे से। इसके लिए इनफैक्ट रसो को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, इसीलिए उसको रोमांटिक, फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जा रहा है। ये तो ख्याली पुलाव पका रहा है, इम्प्रैक्टिकल बातें कर रहा है। लेकिन जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, मॉडर्न जो डेमोक्रेसीज है, जो जिस तरह भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज लेजिटिमाइज हुई है, उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं रसो के साथ जुड़ा हुआ है, विद रसोज डॉक्ट्रिन ऑफ जनरल विल, राइट। एंड क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ जनरल विल, समझते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ही डिक्लेयर्ड जनरल विल इज सोवरेन विल, है ना। क्या कह रहा है? जनरल विल को सोवरेन विल बता रहा है। अब ये दो टर्म्स क्या हैं? सोवरेन विल, जनरल विल। एक स्टेटमेंट और पढ़ते हैं, फिर समझते हैं इनको। Now Rousseau has told every one of us are having two wills. One is a sublime higher will and another is a selfish instinct. What we know as the common will is the aggregate of higher sublime will of the members of the community. Rousseau's democratic ideas lay in his contractual theory as well. Now, अब रसो साहब क्या कह रहे हैं कि हमारे अंदर दो चीजें हैं, हमारे अंदर दो विल हैं हमारे अंदर। एक है सबलाइम हायर विल और दूसरी है द सेल्फिश इंस्टिंक्ट, ठीक है। नाउ एथिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाता हूं, उसको बोलते हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो। नाउ रसो जो है वो 18th सेंचुरी के हैं, और ये इड, ईगो और सुपर ईगो कॉन्सेप्ट जो है वो फ्रॉइड देंगे 19th सेंचुरी में, जब वो समझाएंगे कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। तो इड, ईगो और सुपर ईगो समझते हैं पहले क्या है। नाउ इड जो है वो हमारी सेल्फिश इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारी डिजायर्स हैं, ऑल द डिजायर, जो हमारी इनेट डिजायर्स हैं ऑफ कंज्यूमिंग, ऑफ सर्वाइवल, ऑफ वट एवर, जो भी हमारी डिजायर्स हैं कि ये भी खा लो, ये भी पहन लो, इसके साथ भी रिलेशनशिप बना लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ घूम लो, यानी कि जो हमारी डिजायर्स है वो क्या है? इड है, राइट। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, आइसक्रीम भी खा लेगा, फ्रूट भी खा लेगा, फिर चिप्स भी खा लेगा, समोसा भी खा लेगा, पिज्जा के स्लाइस भी खा लेगा, और फिर उल्टी करता हुआ फिरेगा, पेट दर्द होगा उसका अगले दिन। लेकिन उल्टी करने के बाद थोड़ी देर ठीक होगा और फिर से वो पैटर्न जो है वो फॉलो करेगा। तो ये इड है, बच्चे छोटे होते हैं। दैट इज वाई जो एज ऑफ एनलाइटमेंट स्कॉलर्स हैं वो इविल समझ रहे हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि बच्चे बड़ों के हिसाब से नहीं काम कर रहे, है ना। क्योंकि बड़ों में जो है वो धीरे धीरे समझ डेवलप हो जाते हैं कि कब जो है वो कंज्यूम करना रुक जाना है। लेकिन बच्चे जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं प्योर इड पर, प्योर डिजायर पर। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है, यानी हमें हमारी मदर, फादर, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स, हमारे फ्रेंड्स, देन हमारे टीचर्स, देन हमारे फर्दर फ्रेंड्स, फिर हमारी जॉब में हमारे बॉस, हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे कॉलीग्स, ये हमें टीच करते हैं, ये हमें मोरालिटी सिखाते हैं, हमें एथिक्स के बारे में, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग सिखाते हैं। धीरे धीरे हमें समझ आती है सारी चीजें, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डेवलप होता है हमारा सुपर ईगो, राइट। तो एक साइड है इड, प्योर डिजायर्स, और एक साइड है सुपर ईगो दैट गिव्स अस दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट। और जब इसके बाद जब भी हम कोई डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल, ये एक बहुत फेमस एग्जांपल है, मैं हर बार क्लास में देता हूं। लेट्स से आप एक डायबिटिक हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज है, और सावन का महीना चल रहा है, घेवर खाने का मन कर रहा है आपका। अब आपका इड जो है वो बोल रहा है कि खा ले कोई बात नहीं, पूरी घेवर की चक्की निपटा दे, खोए वाली है, बढ़िया चांदी के बरका लगा हुआ है, ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, बहुत टेस्टी है, देसी घी में बना है,
खा ले इसको पूरा का पूरा, राइट। एंड उसके पैरेलल में आपका सुपर ईगो कह रहा है कि नहीं, यू आर डायबिटिक, तुम्हारे लिए मीठा खाना गलत है, अगर इसको खा लिया तो डायरेक्ट कोमाटोज हो जाओगे, शुगर इतनी तेजी से बढ़ेगी कि कोमा में चले जाओगे सीधा, हाथ पैर उंगलियां कुछ काटना पड़ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एक साइड डिजायर कह रही है खा ले, एक साइड सुपर ईगो कह रहा है नहीं खा। अब इन दोनों का जो कॉम्प्रोमाइज होगा, ठीक है, जो कॉम्प्रोमाइज होगा उसको कहेंगे ईगो, और वो ईगो ये कहेगी कि एक छोटा सा पीस खा लो जिससे इतना ज़्यादा शुगर भी स्पाइक नहीं होगा और एक जो नॉस्टैल्जिया है बचपन का वो भी पूरा हो जाएगा, राइट। जो डिजायर है वो भी पूरी हो जाएगी और शुगर भी स्पाइक नहीं होगा। तो एक बैलेंस्ड डिसीजन जो लिया वो ईगो है, राइट। तो उसी तरह इसको बोलते हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब ईगो जो है वो इट डजंट मीन कि हमेशा बैलेंस बने, जिसका सुपर ईगो ज़्यादा डेवलप होगा उसका ईगो जो है वो सुपर ईगो की तरफ झुका होगा, जिसका सुपर ईगो कम डेवलप्ड होगा उसका ईगो इड की तरफ झुका होगा, और डिसीजंस अकॉर्डिंग टू दैट ही होंगे, ठीक है। तो अब इसको यहीं पर ही छोड़ देते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब दो चीजें हैं, इड डिजायर्स, सुपर ईगो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वही सेम चीज फ्रॉइड ने कही है 19th सेंचुरी में, राइट। लेकिन वही सेम चीज रसो ने कहा है, रसो ने कही है इन दी 18th सेंचुरी इन द फॉर्म ऑफ sublime higher will and the selfish instinct, where id is the selfish instinct and sublime higher will is the super ego. सो रसो ने कहा है कि हमारे अंदर, सभी के अंदर ये दो चीजें हैं, एक हमारी सेल्फिश इंस्टिंक्ट है जो सर्वाइव करना चाहती है, जो कंज्यूम करना चाहती है सब कुछ, जो डिस्ट्रॉय करना चाहती है सब कुछ, और दूसरी तरफ है एक सबलाइम हायर विल। और वो सबलाइम हायर विल जो है वो क्या चाहती है कि भाईचारा बना रहे, कंपैशन बना रहे। क्यों? क्योंकि एज अ स्पीशीज वी आर अ सोशल एनिमल, राइट। एंड एज अ स्पीशीज आर, क्योंकि हमारे पास ना ही तेज नाखून है, ना ही हमारे पास फैंग्स हैं, ठीक है, ना ही हमारा बोन स्ट्रक्चर इतना रिजिड है, बाय पैडल है, हम अलग से नजर आ जाते हैं सीधा खड़े हुए, ठीक है, ना हमारी सेंस ऑफ स्मेल इतनी तेज है, ना हमारी आंखें इतनी तेज हैं, ना हमारा मसल स्ट्रक्चर जो है वो जंगली जानवरों के मुकाबले इतना स्ट्रांग है, ना हमारे पास फर है ज्यादा। तो वी आर एट ऑल डिसएडवांटेजेस अगेंस्ट आवर नेचुरल प्रेज, सॉरी नेचुरल प्रेडिटर्स, राइट। तो आवर सर्वाइवल वाज इंश्योर्ड बाय बीइंग इन अ कलेक्टिव ग्रुप, दैट इज व्हाई वी डेवलप्ड इनटू अ सोशल एनिमल। हमने सोसाइटीज बनानी शुरू करी, राइट, सो दैट वी कैन केयर फॉर ईच अदर। अब एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जो रसो ने भी दी, जो लॉक साहब भी देंगे और जो हॉब्स साहब ने भी दी है, राइट। लेकिन आज हम केवल रसो की कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ेंगे। जब हम एथिक्स पढ़ते हैं तो देयर वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स एंड देन फाइनली रसो। लेकिन आज हमें केवल रसो की पढ़नी है। तो उसकी शुरुआत जो है वो, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसे ही होती है कि हम खतरों से घिरे हुए हैं, तो हमें जो है वो क्या करना है, सर्वाइव अगर करना है तो एक दूसरे के साथ की जरूरत है, राइट। दैट मीन्स वी हैव टू शो कंपैशन टू ईच अदर, वी हैव टू केयर फॉर ईच अदर, वी हैव टू शो पिटी टू ईच अदर, वी हैव टू शो लव फॉर ईच अदर, राइट। एंड दैट विल क्रिएट अ कम्युनिटी, दैट विल क्रिएट अ सोसाइटी, और जिसमें हम एक सही तरीके से रह सकते हैं। सो एवरीवन हैज दैट डिजायर्स और दैट सेल्फिश इंस्टिंक्ट टू कंज्यूम एवरीथिंग, कि भैया दूसरे का भी छीन के खा लो, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव दैट सबलाइम हायर विल, दैट कि हमें जो है वो एज अ कम्युनिटी जुड़कर रहना है, राइट। तो सबलाइम हायर विल भी है सबके पास कि सबका भला होना चाहिए, है ना, सबके साथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सबके साथ भला होगा, सबके साथ अच्छा होगा तो मेरे साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं भी सबका ही हिस्सा हूं ना। अगर मैं दूसरे का भला करूंगा तो दूसरा मेरा भला करेगा, राइट। तो ये सबलाइम हायर विल है हमारे अंदर, सो दैट एज अ स्पीशीज हम कलेक्टिवली रह सके। अब एज अ स्पीशीज के सेंस में रसो ने एक्सप्लेन नहीं किया, बिकॉज एज अ स्पीशीज के सेंस में तो 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में रिसर्च हुई है, वो तो मुझे समझ आ रहा है ना, या मैं आपको समझ पा रहा हूं कि एज अ स्पीशीज जो है वो हम कलेक्टिव मतलब रहने में जो है वो हमने भलाई समझी अपनी, राइट। लेकिन रसो एज ए इंडिविजुअल, क्योंकि उस समय इंडिविजुअल की बात चल रही थी ज्यादा, तो रसो इंडिविजुअल में कह रहा था कि इंडिविजुअल हैज अ सेल्फिश इंस्टिंक्ट एज वेल एज अ सबलाइम हायर विल, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, सो व्हाट वी नो एज अ कॉमन विल इज द एग्रीगेट ऑफ द हायर सबलाइम विल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो जो कॉमन विल है, जो सभी लोग चाहते हैं, वो क्या है, इज एन एग्रीगेट ऑफ द हायर सबलाइम विल। तो सभी लोग क्या चाहते हैं, सभी लोग यही चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बना रहे,
राइट सभी लोग एक सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो यूनिवर्सली सारी सोसाइटीज में, सारी कम्युनिटीज में डेवलप हुई हैं। जैसे कि सभी लोग पीस चाहते हैं, सभी लोग हैप्पीनेस चाहते हैं, सभी लोग ब्लिस चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी आपस में बना रहे, एटलीस्ट विद इन द सोसाइटी जो है वो बना रहे। एक दूसरे की सोसाइटी, एक सोसाइटी और दूसरी सोसाइटी के बीच में तो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे हैं, लेकिन विद इन अ सोसाइटी, विद इन अ फैमिली, विद इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी फ्रेटर्निटी बनी रहे। राइट सभी लोग चाहते हैं कि मेरे साथ ऑनेस्टी से पेश आया जाए, सभी लोग चाहते हैं कि मेरे साथ कंपैशन से पेश आया जाए, सभी लोग चाहते हैं कि मैं शांति अचीव करूं या ब्लिस, हैप्पीनेस अचीव करूं। तो ये सर्टेन वैल्यूज हैं जो कि यूनिफॉर्मली सारी सोसाइटीज में डेवलप हुई हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, यूनिवर्सल वैल्यूज हैं ये, कुछ आप कह सकते हैं। राइट तो ये जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं या जो सबलाइम हायर विल है, यही सबलाइम हायर विल जब सभी लोगों की सेम हो जाती है उसको बोलते हैं कॉमन विल। राइट सो कॉमन विल इज द एग्रीगेट ऑफ, कॉमन विल क्या है? कॉमन विल इज द एग्रीगेट ऑफ हायर सबलाइम विल ऑफ द मेंबर्स ऑफ एनी कम्युनिटी। एंड रसो की जो डेमोक्रेटिक जो आइडियाज हैं वो उसके कंट्रेक्चुअल थ्योरी से निकलते हैं। थोड़ी देर में समझते हैं क्या है कंट्रेक्चुअल थ्योरी, लेकिन फॉर नाउ ये जो कॉमन विल है, इस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया कि हम सभी चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ जुड़कर रहें। क्यों? क्योंकि अकेले में जो है वो भालू अकेले आदमी को खा लेगा। ठीक है, कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, आजकल तो इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज़्यादा वायलेंट वीडियोज आने लगे हैं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है। एक सेटिंग होती है इंस्टाग्राम पर जिसमें आप सेटिंग कर सकते हैं कि लेस सेंसिटिव कंटेंट आए, उसके अलावा भी बहुत वायलेंट कंटेंट आ रहा है, लेकिन दैट प्रूव्स माई पॉइंट, वो मुझे प्रूव करता है मेरे पॉइंट को। दो अलग अलग सेट ऑफ वीडियोस थी। एक वीडियो में एक व्यक्ति के ऊपर भालू अटैक कर रहा है और कुछ लोग जो हैं वो दूर खड़े होकर देख रहे हैं और उस भालू ने उसको व्यक्ति को नोच नोच कर मार दिया, घसीट कर लेगा, वट एवर, आई डोंट नो इफ ही सर्वाइव्ड और नॉट, बट बहुत बुरा हाल कर रहा था भालू उसका। उसके पैरेलल में एक और वीडियो थी कि एक व्यक्ति पर भालू अटैक करता है, उसको नीचे पिन डाउन करता है, भालू उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से 7-8 लोग दौड़ पड़ते हैं भालू की तरफ, चीखते चिल्लाते हुए, पत्थर लाठी जो भी हाथ में आई, भालू को उन्होंने 5-7 बार मारा और भालू जो है वो पीछे को हट गया। राइट तो ये क्या था? ये वो हायर सबलाइम विल थी। सभी लोग चाहते थे कि अगर कल को मेरी ऐसी हालत हो तो 8 लोग मेरे बचाव में आ जाएं। वो जो 8 लोग जो बचाव में आए उन सभी के अंदर ये हायर सबलाइम विल थी कि मेरे साथ अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे को लोग कंपैशन दिखाएं और मेरे लिए लोग करेज दिखाएं। तो आज अगर मैं दूसरे के लिए करेज दिखाऊंगा तो कल हो सकता है कि कोई मेरे लिए भी करेज दिखाए। ठीक है, सो दिस इज दैट हायर सबलाइम विल जो कि फॉर्म करती है एक सोसाइटी की कॉमन विल को। राइट नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, in a community every member should submit his personal rights to the community. now अब हम बात कर रहे हैं कि किसकी? द कंट्रेक्चुअल थ्योरी की। अब अगर सभी लोगों के पास ये कॉमन विल है, अगर सभी लोग जो है वो कुछ सबलाइम हायर विल सभी के अंदर है, सभी लोग, सभी कम्युनिटी के सारे लोग कुछ सेम चीजें चाहते हैं, राइट तो वो अचीव करने के लिए उन्हें कुछ बदले में देना भी पड़ेगा। ठीक है, तो एक हाथ अगर वो लेना चाहते हैं तो उन्हें एक हाथ देना भी पड़ेगा। राइट सो व्हाट दे विल हैव टू सबमिट? सो अकॉर्डिंग टू हिम इन अ कम्युनिटी एवरी मेंबर शुड सबमिट हिज पर्सनल राइट्स टू दिस कम्युनिटी, बट एट द सेम टाइम as a member of same community he regains his rights through another hand. In this way at the same time he becomes the master as well as the servant both of the same community. Now अच्छा ये स्टेटमेंट सारी देख लेते हैं फिर एक साथ एक्सप्लेन करता हूं सबको। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि ऑन द वन हैंड एज द मास्टर ही रन्स द गवर्नमेंट and at the same time as the member of the community he is supposed to provide a service to it. Now here lies Rousseau's concept of democracy which was far ahead of its time. Now Rousseau क्या कह रहा है कि भैया everyone has a, क्या है सबके पास? एक selfish instinct है, एक sublime higher will है। sublime higher will, सभी की sublime higher will जब जुड़ जाती है तो वो एक सोसाइटी की, कम्युनिटी की क्या बन जाती है? कॉमन विल बन जाती है। राइट अब वो कॉमन विल सभी की क्या है? बेसिकली सभी को पीस चाहिए, सभी को चाहिए कि मेरी तरफ सारे लोग ऑनेस्ट रहें, सभी को चाहिए कंपैशन, सभी को चाहिए पिटी, सभी को चाहिए सपोर्ट, सभी को चाहिए ऑनेस्टी, मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, पीस, सभी को चाहिए हैप्पीनेस, सभी को चाहिए ब्लिस,
राइट, ये कॉमन विल है जो सभी लोगों की है। अब ये अटेन करने के लिए एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में, ये अगर अटेन करनी है हमें, तो हमें अपनी पर्सनल इंडिविजुअल जो सेल्फिश इंटरेस्ट है, ठीक है, वो छोड़ने पड़ेंगे, वो त्याग करना पड़ेगा सेल्फिश इंटरेस्ट को, यानी कि उनमें से कुछ हिस्सा हमें त्याग करना पड़ेगा। तो हम एक हाथ देंगे कम्युनिटी को। एक तरफ से मान लीजिए एक कम्युनिटी है 10 लोगों की, राइट, खाना जो है वो केवल 8 लोगों के लिए है, 2 लोग जो है वो भूखा जाने वाले हैं, राइट। लेकिन अगर वो 8 लोग सेल्फिश इंटरेस्ट में रहे तो वो 2 लोग जो है वो भूखे चले जाएंगे। कल को हो सकता है केवल 6 लोगों के पास खाना हो, 6 लोगों के लिए खाना बचे, तो अगर वो 6 लोग सेल्फिश इंटरेस्ट में रहे तो 2 लोग और भूखे चले जाएंगे, ठीक है, खत्म हो गए, मान लो भूख से वो खत्म हो गए। मान लो नेक्स्ट टाइम अब 4 लोगों के लिए खाना है, चारों लोग जो है वो सेल्फिश इंटरेस्ट में रहे तो 2 लोग और चले गए, देन 2 और, तो हमारी तो इस तरह स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी सेल्फिश इंटरेस्ट में, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, राइट। ये अगर मैं अज्यूम करके ना भी चलूं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्टिल हमारी सोसाइटी पर एज अ होल प्रेशर तो बढ़ता चला जाएगा, राइट। लेकिन अगर वहीं पर जब वो 10 लोग थे और जिसमें 8 लोगों के लिए खाना था, 2 के लिए नहीं था, अगर वो 8 लोग अपना सेल्फिश इंटरेस्ट थोड़ा सा त्याग कर थोड़ा थोड़ा हिस्सा सभी लोग बराबर बराबर उन 2 लोगों में अगर बांट देते, राइट, तो 10 के 10 लोग जो है वो सरवाइव कर पाते, राइट। और नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती तो अब अगर जिन 2 लोगों को खाना मिला है, नेक्स्ट टाइम अगर उनको पूरा खाना मिलता और एनी अदर 2 लोगों को खाना नहीं मिलता, सो नाउ दे वुड बी रेडी टू शेयर, राइट। सो अगर आप एक हाथ देंगे तभी आपको एक हाथ मिलेगा। सो इफ यू आर रेडी टू गिव अप समथिंग, right, if you are ready to give up your rights, then someone else will provide you their rights. So this was the basis of the here lies the concept of democracy, which was far ahead of its time. Now I hope आप लोगों को अभी ये समझ नहीं आया होगा, मैं होप कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा बिल्कुल समझ आ जाएगा। इंडियन पॉलिटी जब हम पढ़ते हैं, इंडियन पॉलिटी में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए रसो का ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है रसो की, कॉमन विल और जनरल विल वाली जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हाउ फार अहेड ऑफ टाइम इट वाज कि कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे गए हैं इसके बेसिस पर। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्सेप्ट बनता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, वो बेसिकली क्या है? दी हार्मोनियस एंड जुडिशियस बैलेंस बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। एक साइड सिटीजन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले क्या बताया गया है कि सिटीजन कौन है, सिटीजन की राइट्स क्या है, सिटीजन की ड्यूटीज क्या है, और फिर स्टेट की क्या जो है वो प्रिंसिपल डायरेक्टिव दिए गए, स्टेट को ये सब करना चाहिए, और फिर स्टेट का पूरा स्ट्रक्चर और पावर और फंक्शंस एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो एक साइड राइट्स एंड ड्यूटीज है सिटीजन की, दूसरी साइड है पावर्स एंड फंक्शंस स्टेट के, राइट। अब इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इज्म का मतलब होता है वाद, है ना, संविधानवाद, संविधान किस बेसिस पर काम कर रहा है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जैसे कम्युनलिज्म क्या होता है कि कम्युनिज्म क्या है कि कम्युनिटी किस बेसिस पर काम कर रही है, नक्सलिज्म क्या है कि नक्सल आइडियोलॉजी किस बेसिस पर काम कर रही है, टेररिज्म क्या है कि टेरर की आइडियोलॉजी किस बेसिस पर काम कर रही है, राइट। द एप्लीकेशन ऑफ द idea of terror is terrorism, the application of the idea of naxal is naxalism. Similarly, the application of the idea of constitution is constitutionalism, and the idea of constitution is having the balance between the right and duties of the citizen and the powers and functions of the state, right. यानी कि स्टेट एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, उसको बैलेंस करता है सिटीजन की राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, और सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए, उसको बैलेंस करता है स्टेट फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, राइट। तो यानी कि जो सिटीजन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया में रहने वाली 1947 की पॉपुलेशन या इनफैक्ट 1950 की जो पॉपुलेशन है, उनको, जो पॉपुलेशन इंडिया में रह रही थी, उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यू ऑल आर सिटीजन नाउ। अगर आप जाना चाहते हैं फिलहाल चले जाइए, लेकिन जो रह रहे हैं यहाँ पर, जो पहले से रहते आ रहे हैं, यू ऑल आर सिटीजन नाउ, राइट। And since we have declared you citizen of India, you have certain these fundamental rights, right? आपके कुछ fundamental rights हैं क्योंकि आप citizen हैं, right? लेकिन आपके fundamental rights absolute नहीं है, आपको हम rights दे रहे हैं, यानी एक हाथ आपको state जो है वो दे रहा है,
राइट। लेकिन दूसरे हाथ आपसे क्या ले रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस। आपको राज्य को जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस देनी है, राइट। यानी कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आप सड़क पे खड़े होकर प्रोफेनिटी नहीं कर सकते, राइट। आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन वो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वहां पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। यानी कि आपकी फ्रीडम पर, आपके राइट्स पर क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो क्या क्या आपने एक हाथ दिया, किसको, स्टेट को। लेकिन स्टेट ने आपको क्या दिया, एक हाथ स्टेट ने आपको दिया सारे के सारे राइट्स। सो दिस इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन रसो का जो ये कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, ये समय से बहुत आगे है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, इन सब पर रसो ने बात करी नहीं है। रसो ने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया है कि सिटीजन जो कम्युनिटी है उनको आपस में जुड़ जाना है, क्योंकि रसो भी समझता है नोबल सैवेज तो हम बन जाएंगे, लेकिन क्या हम बन सकते हैं, इज दैट प्रैक्टिकल? तो बिल्कुल नहीं। हम जंगलों में जाकर थोड़ी रह सकते हैं। रसो ये नहीं कह रहा है कि जंगलों में जाकर रहो। रसो ये कह रहा है कि जंगलों में हम जब रहा करते थे, हंटिंग गैदरिंग जब करते थे, वो कम्युनिटी वाली जो सेंस थी वो मॉडर्न टाइम्स में ले आओ। बिकॉज रसो ऑब्जर्व्ड कि वो एब्सेंट है, मर्केंटलिज्म चल रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान आदमी आदमी का कितना ज्यादा शोषण कर सकता है। उसी के रिस्पॉन्स में मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म और सोशलिज्म डेवलप होगा। आदमी के अगेंस्ट जो शोषण है, उसके अगेंस्ट। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मैं आपको बताऊंगा कि आदमी का कितना ज्यादा शोषण कर सकता है, इतना ज्यादा कि एवरेज लाइफ स्पेन 17 साल रह जाए कुछ एरियाज में, राइट। सो रसो का जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, इट इज वेरी, क्या है ये, अहेड ऑफ हिज टाइम। इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट। उसने कॉन्सेप्ट दिया कि हम नोबल सैवेज की तरह नहीं रह सकते, लेकिन प्रेजेंट सोसाइटी में हम ऐसी कम्युनिटी बना सकते हैं जिसमें एज अ कम्युनिटी हम कुछ राइट्स सबमिट कर दें अपने, और बदले में हमें कुछ राइट्स मिले। यानी कुछ हम एक ऐसी व्यवस्था बनाए, उसने कुछ नाम नहीं दिया कि ये स्टेट बनाएगी या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेगा या कोई मोनार्क ये डिसाइड करेगा या डिक्टेटरशिप ये कोई डिक्टेटर डिसाइड करेगा या कोई इंपरेटर डिसाइड करेगा। नहीं, उसने टाइप ऑफ स्टेट कौन इसको करेगा ये नहीं बताया। उसने सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया कि सोसाइटी या कम्युनिटी आपस में ऐसा डिसाइड करे कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने राइट्स सबमिट करे सोसाइटी को, और सोसाइटी जो है वो मिलकर उसको राइट्स जो है वो वापस भी करे। तो दैट मीन्स एन इंडिविजुअल विल बी अ रूलर एज वेल एज इंडिविजुअल विल बी अ सब्जेक्ट, राइट, और सिटीजन। तो सिटीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां से डेवलप होना शुरू होता है। अब वो स्टेट किस तरह का होगा, कम्युनिटी मिलकर क्या स्टेट बनाएगी, ये रसो ने नहीं बताया। लेकिन दिस पेव्ड द वे फॉर दिस, हियर लाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके बेसिस पर ये जो आइडिया ना कि हमने सबमिट करने अपने राइट्स, तो हमने सबमिट किस तरह किए राइट्स, हमने कुछ लोगों को डेमोक्रेटिकली इलेक्ट किया अपने आप, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर। अब वो व्यक्ति, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो अब हमारे लिए कानून बना रहा है, राइट, एंड वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू दैट कानून। तो हमने कुछ व्यक्तियों को शक्ति दी और उन्होंने उन ली हुई शक्तियों का यूज करके हमारे लिए कानून बनाया, और नाउ वी हैव टू फॉलो देम, राइट। हमने एक हाथ दिया और एक हाथ जो है वो लिया, राइट, क्योंकि वो हमारे लिए, हमारी ही भलाई के लिए जो है वो कानून बना रहे हैं, राइट। सो ग्रेजुअली इस तरह डेमोक्रेसी जो है वो डेवलप हुई फ्रॉम द आइडिया ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नाउ अब एमाइल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट दोनों को जोड़ो, राइट। जो चिल्ड्रन को जिस तरह जो है वो मोल्ड किया जा रहा है, बचपन से पढ़ाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द अडल्ट्स, राइट, जिसमें, और एमाइल, नोबल सैवेज और सोशल कॉन्ट्रैक्ट तीनों को जोड़ो एक साथ, और ये स्टेटमेंट पढ़ो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो टेक्स्ट है उसमें रसो ने लिखी है, दैट मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। आदमी फ्री बॉर्न हुआ है लेकिन एवरीवेयर ही इज इन चेंज। तो ये बेसिकली वही है कि वी वर बॉर्न एज अ नोबल सैवेज। Kids were born as noble savage. They had eternal wisdom. They were not a blank slate or evil. They were noble savage and they had eternal wisdom. But gradually we were molded through this education system to become to be held in chains. Right? So man is born free, but everywhere he is in chains. ये जो statement है कहाँ से आई है? Contract theory से. So his texts
कौन कौन से हैं? अ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755, a discourse on the, or this is basically that essay, a discourse on the origin of inequality, the social contract in 1762, उसके अलावा एमाइल है और जूली है, इस तरह के कई टेक्स्ट लिखे हैं उसने. एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ करप्शन फ्री सोसाइटी. किस तरह बनाएंगे करप्शन फ्री सोसाइटी? देखिए स्टेटमेंट में, द करप्शन हियर, किस तरह का करप्शन है? द करप्शन हियर इंडिकेट्स द मिजरी ऑफ नेचुरल मैन which comes in the form of exploitation, domination, inequality prevalent in the society. So क्या क्या है? The corruption here indicates the misery of natural man which comes in the form of exploitation, domination and inequality prevalent in the society. तो ऐसा आज नहीं है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है. ये तो हमेशा एंशिएंट टाइम से ट्रेंड रहा है. ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, और यही नेचर, मतलब नेचर ऑफ सिविलाइज्ड इकोनॉमिक्स. इसी से पहले जाना चाह रहे हैं वो, नोबल सैवेज वाली कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं जिसमें आदमी का आदमी के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन ना हो. ये मैं बार बार टर्म क्यों रिपीट कर रहा हूं? बिकॉज नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये उसे सपोर्ट करेगा. द करप्शन हियर इंडिकेट्स द मिजरी ऑफ नेचुरल मैन. आई होप जैसे ये स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं आपको समझ आ रहा है. आई डोंट नीड टू फर्दर एक्सप्लेन दिस. which comes in the form of exploitation, domination and inequality prevalent in the society. Right? जो इंडिविजुअलिज्म के नाम पर और प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट के नाम पर, वर्क इज वर्शिप के नाम पर, मर्केंटलिस्ट आइडियोलॉजी और मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज के नाम पर जो लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने पर उतर गए हैं, कॉलोनियलिज्म जो चल रहा है. क्योंकि दिस वाज द टाइम कि अमेरिका में जो ब्रिटिश कॉलोनीज या फ्रेंच कॉलोनिस्ट जो कर रहे थे, या उससे पहले स्पेनियर्ड या पोर्चुगीज ने जो किया, या जो इंडिया में चल रहा था. बिकॉज 1762 ना, इट वाज आफ्टर प्लासी, तो प्लासी की खबर जो है वो पहुंच गई होगी, राइट, ब्रिटेन तक या फ्रांस में. तो रसो वाज अवेयर ऑफ कि आदमी का आदमी के ऊपर किस तरह का दमन जो है वो पूरी दुनिया में चल रहा है, राइट. And all of this is due to what? Due to reason. ये सब कुछ रीजनल रैशनैलिटी के नाम पर कर रहा है इंसान. ठीक है, तो इसीलिए इन सब के अगेंस्ट है. समझ रहे हैं ना? जो कॉलोनियलिज्म चल रहा है दुनिया भर में, जो मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज फॉलो की जा रही हैं, जो युद्ध चल रहे हैं, जो जीनोसाइड चल रहे थे इस समय पूरी दुनिया में, उनको जस्टिफाई किया जा रहा था रैशनैलिटी, उनको रैशनलाइज किया जा रहा था. मैंने आपको एक दिन क्लास में बताया था ना, दैट वी आर नॉट अ रैशनल बीइंग, वी आर अ रैशनलाइजिंग बीइंग. कोई चीज हमारे साथ हो जाती है ना, तो फिर हम उसे रैशनलाइज करने लग पड़ते हैं कि हाँ ये तो ठीक ही हुआ है ना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, तो अगर ऐसा हो गया है तो ये मेरे लिए ठीक है. सो हम रैशनलाइज करते हैं चीज़ों को. मैं यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नहीं डाला क्योंकि वो पर्सनल हो जाता. आप अपनी लाइफ से एग्जाम्पल डालिए कि कहाँ कहाँ पर आप रैशनलाइज करते हैं. आपके साथ कुछ सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आप उसको सही करने की कोशिश करेंगे, उसको रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये ठीक ही तो हुआ. सो वी आर अ रैशनलाइजिंग बीइंग. तो उस समय पूरी दुनिया में जो चल रहा था, जो चक्र चल रहा था इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, उस सभी चीज़ों को रैशनैलिटी के नाम पर, उस सभी चीज़ों को रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही थी. समझ रहे हैं? तो चल क्या रहा था बेसिकली? एक्सप्लॉइटेशन, डोमिनेशन, इनइक्वालिटी वाज प्रेवलेंट इन सोसाइटी एंड एवरीथिंग वाज गेटिंग रैशनलाइज्ड. आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप. Europeans were rationalizing colonialism. Europeans were rationalizing slave trade. They were rationalizing all the genocide that they were committing in Southern America, Northern America, in India, in Southeast Asia. सारी चीजों को rationalize कर दे रहे थे वो. That is why people like Rousseau were against rationality, because there is a concept in ethics that we study, that is ethics in itself unethical. क्योंकि किसी भी सोसाइटी के जो एथिक्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं डोमिनेंट पार्ट जो होता है उस सोसाइटी का, उनके द्वारा. तो जो डोमिनेंट पार्ट है वो जो डिसाइड करेगा वही एथिकल होगा, वही मॉरल होगा, विच इन इटसेल्फ इज वेरी अनएथिकल. तो वही यहां पर हो रहा है कि जो डोमिनेंट सेक्शन है सोसाइटी के, यूरोप में जो मिडिल क्लास या अपर क्लास हैं, और जो यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट जहां पर भी दुनिया में जा रहे हैं वहां पर जाके डोमिनेंट सेक्शन बन जा रहे हैं सोसाइटी के, तो वो जो भी एक्ट्स कर रहे हैं उनको रैशनलाइज कर रहे हैं वो, और जो भी वो यूरोप में कर रहे हैं उसको रैशनलाइज कर रहे हैं वो, राइट. उसको एथिकल पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसको मॉरल पोर्ट्रे कर रहे हैं. वो कह रहे हैं वी आर कैरिंग द वाइट बर्डन. इनफैक्ट अभी तक वो कॉन्सेप्ट नहीं आया था,
लेकिन उसके प्रिकर्सर्स जो हैं वो आ चुके थे मार्केट में, राइट, कि हम आपको सिविलाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर बारबेरिक, you are inferior to us and we are providing you civilization. So the corruption here indicates the misery of natural man which comes in the form of exploitation, domination and inequality prevalent in the society. Next statement देखिए, this one. Now Rousseau makes it clear that it is not possible now for man to return to the state of nature and to get freedom. So yeah, Rousseau was not a complete lunatic, although he died kind of a lunatic. He died schizophrenic, alone. जिस तरह टेस्ला बेचारा अकेला मरा, नीचे भी अकेला मरा, ये इस तरह के जो भी फिलोसफर्स हैं ना, ये बहुत रेडिकल बात कर रहे थे, वो बहुत अकेले मरे हैं फिर लास्ट में। टेस्ला भी अकेला मरा है, नीचे भी अकेला मरा है, रसो भी अकेला मरा है आखिरी में, राइट। लेकिन रसो वॉज नॉट अ लूनेटिक एट दैट टाइम। ही न्यू कि हम नोबल सैवेज नहीं बन सकते, हम बिल्कुल पास्ट में नहीं जा सकते, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम अपनी सोसाइटी में जनरल विल लेकर आ सकते हैं। कॉमन विल के आधार पर हम सोसाइटी में, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के आधार पर हम सोसाइटी को प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस वन, बट ही कैन एक्सचेंज द फ्रीडम फॉर द फ्रीडम ऑफ सिटीजन, राइट। यानी कि आप अपनी इंडिविजुअल फ्रीडम देकर एक सिटीजन वाली फ्रीडम ले सकते हैं, जिसमें आपकी फ्रीडम जो है वो रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड है, जहां तक रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए वहां तक है, राइट। आई होप ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट आप समझते होंगे। नेक्स्ट देखिए, दिस कैन बी डन बाय एसोसिएटिंग विद अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी वेयर ऑल गिव अप देयर राइट्स एंड बिकम सब्जेक्ट्स, and on the other hand they receive rights as citizen and members of the sovereign and become the member of the sovereign. So एक साइड वो अपने राइट्स दे रहे हैं तो बन जा रहे हैं सब्जेक्ट्स, लेकिन दूसरी तरफ उनको राइट्स मिल भी तो रहे हैं, दैट मेक्स देम सिटीजन और मेंबर्स ऑफ द सोवरेन, ठीक है, वो सोवरेन का हिस्सा बनते हैं। तो इंडिविजुअल सोवरेनिटी का एक कॉन्सेप्ट चलो आगे कभी क्लास में इंट्रोड्यूस करूंगा कि इंडिविजुअल सोवरेनिटी करके भी आजकल चल रहा है एक मॉडर्न टाइम में, राइट। इंडिविजुअलिज्म इंडिविजुअल सोवरेनिटी की तरफ बढ़ गया है, बहुत ज्यादा एनार्किक और निहिलिस्टिक आइडियोलॉजी है ये। एक्सप्लेन करूं अभी नहीं, दिस इज नॉट द टाइम, आगे आएगा कभी क्लास में तो एक्सप्लेन। सो आई होप ये समझ गए होंगे आप, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल दिस, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, इन अदर वर्ड्स ही सेज दैट as long as each person is both a subject and a participating citizen, there can be freedom, and Rousseau is hinting towards a direct democracy, right? As long as subject क्यों कह रहे हैं, ये वो राजा की प्रजा वाला सब्जेक्ट नहीं है, right? As long as each person is both a subject, although yes, क्योंकि उस समय मोनार्कीज थी, ठीक है, तो सब्जेक्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम सिटीजन के राइट्स भी मिल रहे हैं, तब तक जो है वो एक फ्रीडम से जी रहा है, एक वो नेचुरल फ्रीडम से इंसान जी रहा है जिस हिसाब से उसको जीना चाहिए, राइट, लाइक अ पर्सन इज सपोज टू लिव। लेकिन ये रसो बोल रहा है अपने टाइम के हिसाब से, राइट, अपने टाइम के हिसाब से क्या चल रहा है उस समय, मोनार्की चल रही है, मोनार्की चल रही है तो सब सारे क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो सब्जेक्ट से सिटीजन की तरफ जाने का स्टेप जो है वो हिंट कर रहा है रसो, दैट इज वाई मैंने यहां लिखा है रसो इज हिंटिंग टुवर्ड्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी, हिंट कर रहा है। रसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कहता है या डेमोक्रेसी लेकर आओ या पार्लियामेंट बनाओ या ऐसा करो, नहीं, अपने कॉन्सेप्ट से वो हिंट कर रहा है और धीरे धीरे लोगों ने ये समझा कि अच्छा ये तो डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, या जो रसो आइडियाज दे रहा है डेमोक्रेसी फिट होती है इसके साथ, राइट। देन नेक्स्ट इज, सो आई होप समझ आया होगा हाउ रसो इज कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज हाउ रसो इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। उसके बाद रसो इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशलिज्म। एंड रसो के आइडिया सीड्स ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, राइट। रसो इज फादर ऑफ रोमांटिसिज्म। तो फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म क्यों कह रहे हैं, तो नेशनलिज्म पहले क्या होता है, नेशनलिज्म समझने से पहले देखते हैं नेशन क्या होता है। तो जानते हैं आप लोग नेशन क्या होता है, नेशन इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, फीलिंग ऑफ वननेस। नेशन क्या है, एक फीलिंग है। नेशन एट द सेम टाइम एक पॉलिटिकल एंटिटी भी है, बट इट इज नॉट टेंजिबल, इट इज नॉट अ फिजिकल एंटिटी, बट इट इज अ फीलिंग।
नेशन एक फीलिंग होती है. स्टेट इज अ पॉलिटिकल एंटिटी विच इज ऑल्सो टेंजिबल, विच इज ऑल्सो फिजिकली प्रेजेंट. नेशन इज एब्स्ट्रैक्ट, स्टेट इज कंक्रीट, बिकॉज स्टेट हैज अ प्रॉपर. स्टेट के 4 कंपोनेंट होते हैं, बताइए मुझे क्या क्या होते हैं, कमेंट में बताइएगा. बट नेशन इज एब्स्ट्रैक्ट. नेशन इज a feeling of oneness, a feeling of belongingness that can be on the based of a shared history or a language or a culture or a religion or a race or a geographical area or whatever. किसी भी आधार पर एक जो है वो फीलिंग ऑफ वननेस हो सकती है. जैसे आप सभी लोग जो है वो यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं, तो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ वननेस है सभी के बीच में, तो ये नेशन है यूपीएससी एस्पायरेंट्स का, राइट. अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, द 2 नेशंस ऑफ स्टूडेंट्स करके ऐसा कुछ था. एक साइड नीट के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे थे और एक साइड दूसरे नीट के स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे पेपर लीक के अगेंस्ट. तो ये 2 नेशंस थे, क्योंकि 2 अलग अलग फीलिंग ऑफ वननेस थी, बिलोंगिंगनेस थी, राइट. सो नेशन इज अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस. एंड नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म जो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट आइडिया डेवलप हुआ, इट इज बेस्ड ऑन नेशन ओनली, कि एक फीलिंग ऑफ वननेस है हमारे बीच में और हम सब जो हैं वो एक साथ हैं, जुड़ कर रहें, हम एक दूसरे की हेल्प करें, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, हमें एक दूसरे का बेनिफिट करना है, राइट. लेकिन ग्रेजुअली नेशनलिज्म का मतलब क्या बन गया कि मेरा जो नेशन है वो बेस्ट है, अगर मेरा बेस्ट है तो सारे मेरे से इंफीरियर है. ये कॉन्सेप्ट बना नेशनलिज्म का ग्रेजुअली यूरोप में. बट इट स्टार्टेड विद अ फीलिंग ऑफ वननेस, और वहां से बना एक आइडिया ऑफ नेशनलिज्म. एंड रसो इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म. कैसे? देखते हैं. पहली स्टेटमेंट देखिए. नाउ रसो व्हाइल एम्फसाइजिंग द पावर ऑफ कम्युनिटी, ही अनकॉन्शियसली एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ नेशन. सो रसो कह रहा है कि भैया हमें कम्युनिटी के हिसाब से रहना है, कम्युनिटी को जुड़कर रहना है, कम्युनिटी को राइट सबमिट करने हैं, राइट रिसीव करने हैं, कम्युनिटी एकदम बढ़िया चलेगी. लेकिन कम्युनिटी किसकी? वो लोग होंगे कौन? क्योंकि कम्युनिटी जो है वो किसी तरह का सोशल ग्रुप से मिलकर कम्युनिटी बनेगी, और उन सोशल ग्रुप की जो है वो अपनी आइडेंटिटी होगी, और वो आइडेंटिटी जो है वो उन्हें फीलिंग ऑफ वननेस देगी. एंड दैट फीलिंग ऑफ वननेस के बेसिस पर नेशन बन जाएगा. तो फ्रेंच नेशन बन गया, स्वीडिश नेशन बन गया, नॉर्डिक नेशन, इंग्लिश नेशन, जर्मैनिक नेशन, जर्मैनिक में भी प्रूशियंस, ऑस्ट्रियंस, हंगरियंस, चेकिया, स्लोवाक, स्लोवीन, बुल्गारिया, ठीक है, पोलिश, लुथानियन, इस्टोनियन, दुनिया भर के नेशंस बन गए इस तरह यूरोप में, राइट. बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन रीजन, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन इंडिया में बेस्ड ऑन कास्ट, बेस्ड ऑन क्रीड, बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, देयर कैन बी मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ नेशंस, राइट. तो वो जो कम्युनिटी आपस में जुड़कर रहे, कुछ राइट्स दे और कुछ राइट्स ले, दिस पेव्ड द वे फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशन और द राइज ऑफ नेशनलिज्म. और वो नेशनलिज्म जब धीरे धीरे पॉलिटिक्स और पावर की कोई आइडियोलॉजी है, याद है आप लोगों का मंत्र, एक नई आइडियोलॉजी आ गई नेशनलिज्म की, और उसको आइडियोलॉजी को पावर के लिए यूज किया जाएगा. अब नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को पावर के लिए किस तरह यूज करना है कि हमारा जो नेशन है, हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है, ये सुपीरियर है बाकी सबसे, और इसके आधार पर अगर हम सुपीरियर हैं, तुम इन्फीरियर हो, तो हम तुम सबको कॉन्कर करके अपने जैसा बना देंगे. तो नेपोलियन नेशनलिज्म का इस्तेमाल करेगा और ऑल आउट वॉर छेड़ देगा पूरे यूरोप में. उसके बाद और कई लोग नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी या इस तरह की आइडेंटिटी या एक कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करके वॉर छेड़ेंगे या उसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे. सो इस तरह रसो जो है वो एक नेशनल कॉन्शियसनेस स्टरअप कर देता है यूरोप में. क्योंकि इससे पहले जो है वो लोगों के अंदर क्या भावना थी? पहले क्या थी कि दैट वी वर ऑल पार्ट ऑफ अ क्रिश्चियनडम. देन धीरे धीरे क्या आया? दैट वी आर पार्ट ऑफ अ प्रोटेस्टेंट मतलब चर्च, राइट. और वी आर सब्जेक्ट्स ऑफ दिस किंग और दैट ड्यूक और दिस लॉर्ड और दैट लॉर्ड, ठीक है. पहले ये थी भावना. लेकिन अब धीरे धीरे लैंग्वेज के बेस पर जो है वो यूरोप में नेशनलिज्म जागेगा. शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर के रूप में जो है वो नेशन की भावना जागेगी यूरोप में, राइट. एंड दैट विल रिजल्ट इनटू मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स. देखेंगे आगे हम. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, दिस वन. So his concept of general will and contractual theory brought a radical shift in the prevailing concept of nation. नेशन का कॉन्सेप्ट पहले से था, लेकिन जनरल विल एंड कंट्रेक्चुअल थ्योरी,
कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी क्या है कि भैया वी नीड टू सबमिट एंड देन वी विल रिसीव, तो नेशन की भावना स्ट्रांग हुई। और जनरल विल क्या है, वही कॉमन विल ही जनरल विल है कि देर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन हायर सबलाइम विल्स या सबलाइम हायर विल जो सबके अंदर है, राइट, जो सब जो है वो भला चाह रहे हैं एक दूसरे का। मेरा भला तभी होगा जब दूसरा मेरा भला चाहेगा, यानी सब एक दूसरे का भला चाहेंगे तभी सबका भला होगा। दैट इज द जनरल विल, राइट, and that general will or contractual theory that gave the rise of nation. Next देखिए, so in his scheme of nationalism power lay in the people not in the institution of monarchy, so he became the father of modern nationalism. तो मोनार्क क्या है, मोनार्क का अपना डायनेस्टिक इंटरेस्ट है। लोग अभी तक आइडेंटिफाई कर रहे हैं दैट आई एम अ सब्जेक्ट ऑफ दैट मोनार्क, आई बिलोंग टू दैट किंगडम, राइट। लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं ना यूरोप में तो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन गांव के हो, कहां से आए हो, तो कहेंगे कि हम उस किंगडम से आए हैं, या हम फ्रांकिया के हैं, या हम पोलिश हैं, पोलिश किंगडम से आए हैं, हम इंग्लिश किंगडम से आए हैं, हम किंग जेम्स की धरती से आए हैं, राइट। तो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एक मोनार्की के साथ। लेकिन जैसे जैसे ये कम्युनिटी वाली फीलिंग लोगों में बढ़ी तो नाउ पीपल आर रिलेटिंग देमसेल्फ टू द कम्युनिटी कि हम कौन है, हम पोलिश हैं, हम फ्रांकिया रूलर के या किसी किंग के अंडर नहीं है, हम फ्रेंच पीपल हैं, हम पोलिश पीपल हैं, हम जर्मन पीपल हैं, हम इंग्लिश पीपल हैं, हम स्कॉटिश हैं, हम वेल्श हैं, हम स्वीडिश हैं, हम नॉर्डिक हैं, हम फिनिश हैं, राइट, हम ऑस्ट्रियन हैं, हंगेरियन है। तो ये लैंग्वेज के बेसिस पर, शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर के बेसिस पर एक आइडेंटिटी की भावना लोगों के अंदर आई, राइट, जिससे लोग मोनार्क से धीरे धीरे दूर होने लगे। इसमें कुछ मोनार्क ने इस आइडेंटिटी को रोकने की कोशिश करी, यानी कि फ्रेंचनेस को मोनेटाइज करने की कोशिश करी नेपोलियन ने, राइट, मोनेटाइज नहीं, पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करी नेपोलियन ने, ठीक है। तो वो हम देखेंगे नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान। लेकिन इन हिज स्कीम ऑफ नेशनलिज्म पावर ले इन द पीपल, लोग जो हैं वो फ्रेंच पीपल, नॉट अ फ्रेंच मोनार्क इज मेकिंग दैट कम्युनिटी, फ्रेंच पीपल, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर मेकिंग that community, not the French monarch making that community. German speaking people are making that community, not the German monarch or the Holy Roman Emperor, right? So people are making nation, not the monarch. So monarch पहले ऑलरेडी मोनार्क के लिए मिडिल क्लास प्रॉब्लम बन गया था। अब ये कि नई आइडियोलॉजी आ गई थी जिसमें लोग जो है वो एज अ नेशन अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब वो लोग अगर मिडिल क्लास के रहे जहां तक, तो तब तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनेगी। लेकिन वो लोअर क्लासेस में भी अगर ये कॉन्शियसनेस फैल गई कम्युनिटी की तो आएगी फिर कंप्लीट डेमोक्रेसी। एंड दिस इज हाउ धीरे धीरे कंप्लीट डेमोक्रेसी आई है। ये जो कॉन्शियसनेस है कम्युनिटी की, ये लोअर क्लास मासेस तक जब फैली, दे आर नॉट अ सब्जेक्ट, दे आर सिटीजन, दे हैव टू गिव अप सम राइट्स इन ऑर्डर टू गेन मोर राइट्स। डायरेक्ट डेमोक्रेसीज जो है वो ग्रेजुअली डेवलप हुई है दुनिया में। एंड इंडिया में भी जो इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है वो भी हम इसी लाइट में समझेंगे। यही करना चाह रहे थे हमारे जो लीडर्स थे नेशनल मूवमेंट के। सो हम सवाल ये बनेगा कि भैया इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो एज ऑफ एनलाइटनमेंट के स्कॉलर्स से किस तरह इन्फ्लुएंस्ड है, सवाल ये बनेगा। और स्पेसिफिकली हमें रसो और कांट को इतनी डिटेल में क्यों पढ़ना है, क्योंकि वहां पर सवाल बन सकता है, इनफैक्ट बना भी है क्वेश्चंस में, इंडियन नेशनल मूवमेंट रसो से किस तरह इन्फ्लुएंस्ड है। इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं, कुछ इंडिया के स्कॉलर्स जो हैं वो रसो से किस तरह इन्फ्लुएंस्ड है। गांधी जी पर सवाल बनता है ये एथिक्स में, या ऐसे में भी बन सकता है। खैर बहुत जगह है, हिस्ट्री ऑप्शनल के जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत जगह आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो रसो इज द फादर ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। नेक्स्ट अप इज रसो इज फादर ऑफ सोशलिज्म। नाउ कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात कर रहा है तो रसो ने सोशलिज्म वर्ड का यूज नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी तो आपको नजर आ ही गई होगी, क्योंकि सम अर्लियर थिंकर्स लाइक एरिस्टोटल क्लियरली सपोर्टेड द आइडिया ऑफ इनइक्वालिटी। एरिस्टोटल भाई साहब ने तो यहां तक कहा कि जिसके पास पैसा है केवल वही पढ़े, जिसके पास पैसा है केवल वही सिटीजन है, बाकी कोई सिटीजन बनने के लायक नहीं है। क्योंकि सिटीजन बनने के लिए आपको सर्टेन चीजें समझनी पड़ेंगी, सर्टेन चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। और उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए आपके पास पैसा और खाली टाइम होना चाहिए। अगर आप पूरी तरह पूरा जीवन आपका सर्वाइवल में उलझा हुआ है तो आपके पास खाली टाइम नहीं है। और अगर आप बेयरली सर्वाइव कर पा रहे हो, आप स्लेव हो या पेजेंट हो या लेबर हो, आप बेयरली या सोल्जर हो,
आप बेयरली सर्वाइव कर पा रहे हो, तो आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है। दैट मीन्स आपके पास नॉलेज नहीं है। आपके पास नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, आपके पास खाली टाइम नहीं है, लीजर टाइम नहीं है नॉलेज एक्वायर करने का, वो लग्जरी नहीं है पैसा स्पेंड करने की ताकि नॉलेज मिले, तो आप सिटीजन नहीं हो। सिटीजन वही है, सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एजुकेटेड पर्सन, देखिए यहां पर क्या है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, only educated persons are true citizen and only those who had time and money could get education, right? लेकिन on the other hand, इतनी देर से हम क्या समझ रहे हैं, इसलिए ज्यादा मैंने यहां पर डिटेल में नहीं लिखा बिकॉज मैंने आपको समझा दिया है। On the other hand, Rousseau declared all are equal as all are descendants of nature. रसो ने क्या डिक्लेयर किया, वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ नेचर, वी ऑल आर डिसेंडेंट्स ऑफ नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। रसो ने डिक्लेयर किया कि वी ऑल आर इक्वल। रसो इक्वालिटी, इगैलिटेरियन की बात कर रहा है, नोबल सैवेज की बात कर रहा है वो। तो जब हम सैवेजरी में जी रहे थे, वी ऑल वर इक्वल, हम एक बहुत ज्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी में जी रहे थे, राइट? सो यहीं से, इस एक स्टेटमेंट से, दैट रसो डिक्लेयर्ड ऑल आर इक्वल एंड ऑल आर डिसेंडेंट्स ऑफ नेचर। सो ये जो अगर सभी बराबर हैं और सभी नेचर के डिसेंडेंट हैं और हमें सबका बराबर हक है नेचर के रिसोर्सेज पर, सो इजंट दैट इज द रूट ऑफ सोशलिज्म? ऑल्दो रसो डिडंट यूज द वर्ड सोशलिज्म, लेकिन रूट्स जो है वो कहीं ना कहीं रसो ने सोशलिज्म की रख दी। दैट इज व्हाई ही वाज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ सोशलिज्म। लेकिन एक और बात जो है वो रसो, एक बहुत आयरॉनिकल है रसो की फिलॉसफी में एक बात, इन रसोज आइडियाज द सीड ऑफ एब्सोल्यूट गवर्नमेंट भी है। एक साइड रसो की आइडियोलॉजी में सीड है डेमोक्रेसी का, सोशलिज्म का, लेकिन दूसरी साइड वहां पर सीड नजर आते हैं एब्सोल्यूटिज्म के भी, यानी कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट के भी। तो देखिए क्या है, कैसे ये आयरनी कहां से देखने को मिल रही है हमें, वो समझते हैं। 1 सेकेंड। All right. Look at this statement. So according to him, if in a community all other members are unable to exercise the higher sublime will, then even the higher sublime will of a single member could become the common will of that community. फिर से सुनो ध्यान से। According to him, if in a community all other members are unable to exercise the higher sublime will, then even the higher sublime will of a single member could become the common will of that community. सभी लोगों के पास एक हायर सबलाइम विल है। वो हायर सबलाइम विल जो है वो ये चाहती है कि मेरा भला तभी होगा जब सभी का भला होगा, नहीं, मेरा भला तभी होगा जब दूसरा मेरा भला करेगा। अगर ऐसा सभी सोचने लग पड़े तो सभी का भला तभी होगा जब सब एक दूसरे का भला करेंगे। दैट मीन्स सभी के अंदर एक हायर सबलाइम विल है जो सभी का, एक कम्युनिटी में सभी का भला चाहती है, राइट? लेकिन अगर कम्युनिटी एज अ होल वो हायर सबलाइम विल सोच ही नहीं पा रही हो, मान लो कम्युनिटी एज अ होल समझ ही नहीं पा रही कि हमारी हायर सबलाइम विल आखिर है क्या, और अगर एक व्यक्ति को वो हायर सबलाइम विल समझ आ जाए कि सभी को चाहिए यही, लेकिन पता नहीं किस वजह से लोग बोल नहीं पा रहे, और वो एक व्यक्ति सामने आकर समझा दे सबको कि ये है तुम्हारी सबकी हायर सबलाइम विल और सबके लिए यही सही है, ठीक है, दैट ओपन्स द गेट फॉर फ्यूचर डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, कोई अगर एक व्यक्ति आकर बोले कि ये तुम्हारे लिए सही है और बाकी सब तुम्हारे लिए गलत है, और जो मैं कह रहा हूं यही है हायर सबलाइम विल, यही हम सबको चाहिए भी, नेचुरली हम सबको चाहिए ये, राइट? सो दैट पर्सन कैन बिकम अ डिक्टेटर, क्योंकि अब वो आकर डिक्टेट कर रहा है टर्म्स को, डिक्टेट कर रहा है सब कुछ कि ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज लॉ, दिस इज अ सिन। एंड यहीं तक ही नहीं, इफ ऑल द मेंबर्स आर सपोज टू, ध्यान सुनिए, ये रसो ने कहा है, इफ ऑल द मेंबर्स आर सपोज टू submit their rights to his community, but if some members refuse to do so,
इट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम फॉल्स नोशंस। फिर से सुनो, इफ ऑल मेंबर्स आर सपोज टू सबमिट देयर राइट्स टू दिस कम्युनिटी बट इफ सम मेंबर्स रिफ्यूज टू डू सो इट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम फॉल्स नोशंस। ऑल मेंबर्स कौन है? कम्युनिटी के सारे मेंबर सपोज टू सबमिट देयर राइट्स टू हिज कम्युनिटी, मतलब अपनी कम्युनिटी के लिए सभी लोग जो है वो राइट सबमिट करते हैं। ठीक है, ये वो एक व्यक्ति आकर कह रहा है जिसको समझ आई है सबके लिए हायर सबलाइम विल क्या है, जिसको जनरल विल समझ आई है, राइट, या कॉमन विल समझ आई है जिसको, और वो कह रहा है सारे जो है वो राइट सबमिट कर दो। लेकिन उनमें से कुछ लोग आकर कहते हैं कि भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने, वो डिसेंट करते हैं, है ना, डिसेंट इज दी हार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन वो लोग आके डिसेंट कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं मान रहे तुम्हारी बात, तुम हो तो कौन बोलने वाले, तुम कैसे आ गए और बोल रहे हो कि भैया ये राइट्स तुम अपने सारे सबमिट कर दो, जो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। ठीक है, तो ऐसे में क्या कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग अगर रिफ्यूज करते हैं इट मीन्स दे आर सफरिंग फ्रॉम फॉल्स नोशंस, यानी कि वो लोग जो है वो हायर सबलाइम विल को नहीं समझ पा रहे, दे आर डिलूलू, दे आर डिल्यूजनड, they are suffering from false notions, and in that case the state has, or the community, state नहीं कह रहा वो, in that case the community has the power to force them to do so, to do what, to submit their rights। कम्युनिटी के पास, क्योंकि अभी तक स्टेट की बात नहीं करी, स्टेट की बात कर ही नहीं रहा रसो कम्युनिटी की बात करेगी, कम्युनिटी एज अ होल ऐसा करे। तो कह रहे कम्युनिटीज में एक व्यक्ति को अगर हायर सबलाइम विल समझ आती है, बाकियों को नहीं समझ आ रही है, तो वो सभी अगर सबमिट करते हैं अपने हायर सबलाइम विल, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो नाउ कम्युनिटी कैन फोर्स देम, जो नहीं कर रहे हैं, टू डू सो बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम फॉल्स नोशंस। तो आपको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये तो डिक्टेटरशिप के लिए बहुत कन्वीनियंट रास्ता खुल जा रहा है कि अगर रसो को कोई पढ़कर आ जाए, कोई एम्बिशियस व्यक्ति, और सॉफ्ट पावर, मीडिया, पीआर एजेंसीज, इन सब का यूज करे। प्रेजेंट टाइम में नहीं हो रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो कितनी आसानी से वो डिक्टेटर पोजीशन पर पहुंच सकता है। और इस हमें ये रसो के नोशंस यूज करते हुए बहुत सारे डिक्टेटर्स नजर आए। रसो के मरने के बाद जस्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन में रॉबस्पियर और भी कई लीडर्स हैं, फिर नेपोलियन, और फिर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, थ्रू आउट 20th सेंचुरी, थ्रू आउट 21st सेंचुरी, अभी तक हमें ये ही रसो की आइडियोलॉजी पर बेस्ड जो है वो डिक्टेटर्स देखने को मिले हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या है। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कम्युनिटी टू मेक देम फ्री फ्रॉम सच स्टेट, द स्टेट ऑफ फॉल्स नोशंस। लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर कुछ लोग डिसेंट कर रहे हैं तो उनको फ्री किया जाए। तो समझ रहे हैं, लोग जो है वो जो डिसेंट कर रहे हैं उन पर कूद कर पड़ेंगे, उनको फ्री कर देंगे। फ्री करने का मतलब क्या है? फ्री करने का मतलब है कि उनको आज़ादी दिला दी, राइट, उस नोशन से। अब वो कैसे दिलाई है, वो अलग अलग रिजीम्स में हमने देखा है कि कुछ लोगों को एग्जाइल दे दिया गया, कुछ लोगों को गुलाग्स में डाला गया, कुछ लोगों को मार दिया गया, जीनोसाइड हुए, मैसेकर्स हुए, मास लेवल पर जेल भेजा गया, स्लेव बना दिया गया। तो कई तरीके से जो है वो कम्युनिटी डील करती है इस सिचुएशन में अंडर अ डिक्टेटरशिप, राइट, एज पर दी फिलोसफी ऑफ, मतलब यूजिंग द फिलोसफी ऑफ रसो, नॉट एज पर, यूजिंग द फिलोसफी ऑफ रसो। क्योंकि सवाल बनता है ये, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये रसो की जिम्मेदारी है। तो जो स्टालिन ने किया, या जो माओ जेडोंग ने किया, या जो हिटलर ने किया, या जो नेपोलियन ने किया, जो रॉबस्पियर ने किया, राइट, हम रसो पे इल्जाम नहीं डालेंगे क्योंकि रसो तो मर गया था कहकर। उन्होंने रसो की आइडियोलॉजी को ट्विस्ट एंड टर्न किया, क्योंकि रसो तो अभी भी पॉजिटिव बात ही बोल रहा है। रसो कह रहा है कि सबलाइम हायर विल जो एक्चुअली में जो सही है सोसाइटी के लिए, वो अगर लोगों को नहीं समझ आ रहा है, तो अगर कोई आकर अगर समझाए उन्हें, तो वो इंपोज करवा सकता है उन पर, इफ पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ दैट, राइट। तो रसो ने तो एक पॉजिटिव सेंस में ही कहा, लेकिन इसको यूज किया गया एक बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंस में कई सारे डिक्टेटर्स द्वारा। लास्ट स्टेटमेंट देखिए। सो इवन सच परसेप्शन बेनिफिटेड फ्यूचर डिक्टेटर्स। So Rousseau's most famous doctrine and the most controversial one is the concept of general will. So अब देखते हैं जनरल विल क्या है। जनरल विल, बाय जनरल विल Rousseau means the following। देखिए क्या क्या है पहली स्टेटमेंट। Now each person has certain desires, but amongst those desires there are few which are good for the society। ये जनरल विल बेसिकली वही है, कॉमन विल collectively for whole of the community is known as जनरल विल,
राइट. सो वही सेम चीज है दैट ईच पर्सन हैज सर्टेन डिजायर्स, बट अमंग्स दोज डिजायर्स तो कुछ जो है वो सेल्फिश डिजायर्स है और कुछ है हायर सबलाइम विल. सम आर गुड फॉर द सोसाइटी. लेकिन जब कॉमन विल और जनरल विल में डिफरेंस ये है कि कॉमन विल इंडिविजुअल के लिए है. ठीक है, इंडिविजुअल के लिए जो हायर सबलाइम विल है वो सब में दिख रही है, दैट्स कॉमन विल. लेकिन जो इंडिविजुअल के अंदर जो हायर सबलाइम विल है वो जब सोसाइटी के लिए बेटर है, और वो सोसाइटी के लिए जो बेटर हायर सबलाइम विल है जो सभी के लिए जब वो कलेक्टिव होगी, देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी जनरल विल. और जो कम्युनिटी की जनरल विल है, जनरली जो कम्युनिटी के लिए अच्छा है, जो कम्युनिटी की जनरल विल है वही लॉ होगा. राइट नाउ ये एक तरफ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की नींव तो रखता ही है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक किस तरह पुट करूं मैं, मतलब मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है या जो डोमिनेंट क्लास है उसको भी सपोर्ट करती है आइडियोलॉजी. क्योंकि डोमिनेंट क्लास की जनरल विल जो है वो ऑब्वियसली लॉ बनेगी, या लॉ बनती है, नॉट ऑब्वियसली बट लॉ बनती है आमतौर पर. एंड एट दैट टाइम ऑल्सो. So aggregate of such desires of all the members of society is known as the general will. So according to him, if a law is passed as per the general will, it is the best law for the society. As per Rousseau, those who don't follow such law should be forced to do so. So ये क्या है, डिक्टेटोरियल माहौल है. जो डोमिनेंट क्लास, क्योंकि जनरल विल लॉ वही बना पाएंगे ना, बिकॉज इसलिए रसो को रोमांटिक कहा जा रहा है. राइट, फादर ऑफ रोमांटिसिज्म कहा जा रहा है, मॉडर्न रोमांटिसिज्म. क्यों? क्योंकि वो कह तो रहा है कि हाँ लोगों की हायर सबलाइम विल है, लोगों की जनरल विल है, वो सोसाइटी के भलाई के लिए है, उसी के अकॉर्डिंग लॉ बनाओ, और जो उस लॉ को फॉलो ना करे उसको फॉलो करवाओ, क्योंकि वो उसके लिए अल्टीमेटली अच्छा है. ठीक है, तो बहुत भोली भाली बात कर रहा है. लेकिन वो ये नहीं समझ रहा या समझा नहीं पा रहा, जानबूझ के नहीं समझा पा रहा या खुद नहीं समझ पा रहा, इतना भोला है वो, कि इन प्रैक्टिकल सेंस जो डोमिनेंट क्लास है सोसाइटी की वही डिसाइड करेगी कि क्या जनरल विल है. दैट इज वाई एथिक्स में पढ़ते हैं हम कि क्या एथिक्स खुद अपने आप में अनएथिकल है या नहीं. उसी तरह जनरल विल क्या खुद अपने आप में सपोर्ट कर रही है डोमिनेंट क्लास को या नहीं. और जैसे ही डोमिनेंट, और क्या कह रहा है रसो, एज पर रसो दोज हु डोंट फॉलो सच लॉ शुड बी फोर्स्ड टू डू सो. तो जब डोमिनेंट क्लास लॉ बनाएगी और कहेगी कि देखो रसो ने कहा है, हम तो रसो को फॉलो कर रहे हैं, नाउ इफ वी आर फॉलोइंग रसो वी विल फोर्स यू टू डू सो, टू फॉलो दी लॉज. राइट. तो रसो की आइडियोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं एक डिक्टेटोरियल माहौल, एक डोमिनेशन ऑफ द डोमिनेंट क्लास या एक्सप्लॉयटेशन या इनइक्वालिटी, इन सब को भी ब्रीड करती है. देख रहे हो आयरनी, रसो ने सारी आइडियोलॉजी दी डोमिनेशन, इनइक्वालिटी और इन सब के अगेंस्ट, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद ब्रीड करती है डोमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी को, विच इज दी इनफैक्ट दी कंट्रोवर्सी. देन लास्टली देखते हैं रसो एज फादर ऑफ रोमांटिसिज्म. सो चक्र पूरा करके वापस आते हैं एज रसो एज फादर ऑफ रोमांटिसिज्म. तो देखिए क्या है, सेम पॉइंट्स हमने अच्छे से समझ लिए हैं सारे के सारे. तो रसो क्रिटिसाइज्ड द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट, दैट इज रीजन, साइंस, प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल सोफिस्टिकेशन. द नेक्स्ट स्टेटमेंट, he praised the virtue of common man, his morality, patriotism and a sense of community. ठीक है, the noble savage. Third, he emphasized that man was happiest in the state of nature and the present complexities of civilization and modernity are the main reason of his misery. Right? हम खुश थे और अब हम खुश नहीं हैं. The last, he preferred emotions in place of rationalism, which was supposed to be the hallmark of enlightenment. So rationalism was supposed to be the hallmark of nationalism, but रसो कह रहे हैं इमोशंस की तरफ जाओ. रसो कह रहे हैं नोबल सैवेज. रसो कह रहे हैं कि जो मोरालिटी, पेट्रियटिज्म और सेंस ऑफ कम्युनिटी है, वो वाले जो इमोशंस हैं ऑफ कंपैशन, ऑफ पीस और ऑफ हैविंग पिटी, हैविंग सपोर्ट ऑफ ईच अदर, राइट, वो जो इमोशंस हैं, वी नीड टू लिव लाइफ बेस्ड ऑन दैट, दोज इमोशंस, नॉट बेस्ड ऑन रैशनैलिटी. बिकॉज
we are not rational being, we are rationalizing being. We have rationalized everything. We have rationalized at that time. People have rationalized slavery, colonialism, और जितनी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन चल रही थी वो सबको रैशनलाइज कर रखा था, राइट. बट वी नीड टू लिव ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस, जो कि भाईचारे पर बेस्ड है, राइट. एक दूसरे के प्रति स्नेह और प्यार पर बेस्ड है. सो इस तरह उसको कहा जाता है फादर ऑफ रोमांटिसिज्म. नाउ अब कुछ सवाल हैं, इन सवालों के जवाब आप लोगों को लिखकर लाने हैं, ठीक है. लिखकर लाएंगे आप, नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा. द क्वेश्चन इज, Rousseau's political philosophy contains the seeds of socialism, absolutism and democracy. कमेंट करना है आपको. कर लेंगे आई होप आप लोग, ठीक है, क्योंकि सब एक्सप्लेन किया मैंने, सारे पॉइंट्स हैं आपके पास. सो क्लास के बाद मतलब नोट कर लेना इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Rousseau strove to reconcile the liberty of the individual and the institution of government through a new vision of contract theory of the government. कमेंट करना है. क्या है? रसो स्ट्रोव टू रिकंसाइल द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, जो उस समय इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट जो दे रहे थे एनलाइटनमेंट के स्कॉलर. सो उसको स्ट्रोव टू रिकंसाइल, जोड़ना चाह रहा है, रिकंसाइल करना चाह रहा है किसको? लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट. एंड व्हाट वाज द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट? इट वाज मोनार्की. सो इंडिविजुअलिज्म और मोनार्की को जोड़ना चाह रहा है थ्रू अ न्यू विजन, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, राइट. और न्यू विजन क्यों कह रहा है? क्योंकि एज ऑफ एनलाइटनमेंट वाले बात कर रहे हैं किसकी? लिमिटेड मोनार्की लेकर आओ. और है क्या? एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की से, ठीक है. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल है वो क्या डिमांड कर रहा है? लिमिटेड मोनार्की की. लेकिन रसो अपना नया वर्जन लेकर आता है, नया सोल्यूशन लेकर आता है. वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी कि कम्युनिटी बनानी है, एक हाथ दे और एक हाथ ले, विच गिव्स द रूट ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, इस पर आपको कमेंट करना है, लिख कर लाइएगा, ट्राई करके लाइएगा इस क्वेश्चन को भी, ठीक है. और ये वही पॉइंट्स हैं इस आंसर में जो लिखना है, मैंने सभी एक्सप्लेन कर दिए, आप ट्राई कीजिएगा खुद से लिखने की, राइट. सो नेक्स्ट इज इमैनुअल कांट. कांट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. अच्छा, एक सवाल और रहेगा यहाँ पर, एक सवाल और लिख लो. द प्रॉम्प्टिंग्स ऑफ द हार्ट आर मोर टू बी ट्रस्टेड देन द लॉजिक ऑफ द माइंड. रसो कह रहे हैं, कमेंट करो. द प्रॉम्प्टिंग्स ऑफ द हार्ट यानी इमोशंस आर मोर टू बी ट्रस्टेड देन द लॉजिक ऑफ द माइंड यानी रैशनैलिटी. कमेंट करना है, ठीक है. सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस. आप इन सवालों का जवाब लिखकर लाएंगे, जल्द से जल्द सबमिट करेंगे, ठीक है. कोशिश कीजिए जहां से आपको जो मटेरियल मिल जाए पढ़िए उसको. मेरी क्लास को 2-3 बार देखिए, 2-3 बार नहीं देखिए, एक ही बार देखोगे तो भी चल जाएगा काम, चल जाना चाहिए, आ जाना चाहिए अभी तक तो पॉइंट. बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल फुल फ्लेजेड टॉप क्लास आंसर लिख कर लाओ. मैं ये कह रहा हूं कि आप लिख कर लाओ आंसर. एक बार शुरुआत तो करो, एक बार आप शुरू तो करो, एक आंसर तो लिख कर लाओ. उसमें फिर मैं आपको पॉइंट्स प्रोवाइड करूंगा कि ये चेंजेस करने हैं आपको. फिर आप सेम सवाल को दूसरी बार लिख कर लाओगे, फिर मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आप फर्दर ये चेंजेस करो, देन थर्ड टाइम. इस तरह 2-3 बार एक ही आंसर को लिखोगे ना तो डेवलप हो जाएगा वो, राइट. तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है ये, फॉलो करो इसको. एंड या क्लास खत्म हो रही है अब. क्लास के बाद जो है वो आप लोगों को क्या लिखने हैं? कीवर्ड्स लिखने हैं, आज जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है. सो आज हमने समझा रसो को. इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस इमैनुअल कांट. ऑलराइट. सो रसो जो है वो काफ़ी, देख रहे हैं आप, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, सीधी बात नहीं थी रसो. और कांट भी कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है. बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज ल्यूसिडली एज पॉसिबल, ठीक है. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.